स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो प्रीलिम्स यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है 2025 का, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि सीधे एग्जाम में पूछता है और उसका मैचिंग कराता है, उसी को हम लोग देख लेते हैं। अगर इसका 50% भी आपको याद है तो ये 15 से समझ लीजिए 50-60 क्वेश्चन आपका सॉल्व करा देगा। ठीक, तो पहला इसमें सबसे पहला है कि भाषा संबंधी जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में समझते हैं। तो भाषा संबंधी संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये एग्जाम में पूछता है, मिलान भी करवाता है, तो इंपॉर्टेंट है काफी है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। वो उसमें जो है सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था। तो सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था, याद रखना है। कब? तो बड़ी की मात्रा रहेगी सिंधी पे दफे से। तो 1967 में हुआ था, 21वां संविधान संशोधन था। ठीक है, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ तो 1992 में हुआ ये। ठीक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को, 3 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया, नेपाली को, मणिपुर को और कोंकणी को। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसमें संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा को जोड़ा गया। तो ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस से लेके यूपी आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, सब में एग्जाम में पूछ चुका है ये संविधान संशोधन। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, तो सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा, 3 भाषा को जोड़ा गया। तो और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली भाषा को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन। तो 21 है, फिर 71 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा। तो 21, 71, 92। ठीक है, 1967, 1992 और 2003। सिंधी भाषा पहले में जोड़ा गया, दूसरे में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और जो है 92वां संविधान संशोधन में संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली इसे जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रीलिम्स फैक्ट क्या है, तो भारतीय शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो अभी नई भाषाओं को जोड़ा गया, उसको भी ऐड कर। ठीक है, तो इसमें जो है भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो तमिल को 2004 में मिला, संस्कृत को 2005 में मिला, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में मिला, मलयालम को 2013 में मिला और उड़िया को 2014 में मिला है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो 2025 में जो है मराठी भाषा को मिला, फिर पाली भाषा को मिला है, फिर जो मिला है आपको असमिया को मिल गया, फिर प्राकृत को मिल गया, फिर बंगाली को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 11 भाषाएं हो गई हैं, 11 शास्त्रीय भाषाएं भारत में हो गई हैं, 11 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, याद रखिएगा, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत, बंगाली। अगला है पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी थी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी 1957 में बनी थी, 1957। सादिक अली समिति 1964 में बनी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी। हनुमंत राव समिति 1983 में बनी। GV के राव समिति 1985 में बनी। LM सिंघवी समिति 1986 में बनी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 समितियां बनी थी, किसके लिए, पंचायती राज के लिए। ये मेन फोकस इनका पंचायती राज था। बाकी केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग, तो इसमें भी थोड़ा सा लोकल गवर्नेंस के बारे में बात की थी, पंचायती राज के बारे में। पीके थुम्बन समिति भी बनी थी 1988 में, और हरलाल सिंह खर्रा समिति बनी थी 1990 में। ठीक है, तो मुख्य जो पूछे आपसे कि बलवंत राय मेहता समिति आपको लगाना है, सादिक अली, अशोक मेहता, हनुमंत राव, GV के राव समिति, LM सिंघवी समिति। तो ये डेट मिलान कराता है, तो सादिक अली 1964 में, अशोक मेहता 1977, हनुमंत राव 1983, GV के समिति 1985, 1986 में सिंघवी समिति बनी थी। और केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग 1988 में बना था। पीके थुम्बन समिति 1988 में ही बन गया। हरलाल सिंह खर्रा समिति जो बनी थी 1990 में बनी थी। ठीक है, जो पंचायती राज संबंधी जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, बार बार एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आर्टिकल जो 243D है वो पंचायती राज में आरक्षण से संबंधित है। पंचायत में आरक्षण संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, 243I पंचायत के लिए वित्त आयोग है। 243I में आई से इनकम, इस तरह मान लीजिए आई से इनकम, तो ये जो है वित्त आयोग से संबंधित है 243I। निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 243K से संबंधित है, के से निर्वाचन आयोग 243 के। आर्टिकल 243ZD जो है जिला योजना समिति से संबंधित है, जिला योजना समिति। आर्टिकल 243ZE महानगरीय नियोजन समिति से संबंधित है। तो ये जो है चारों जो 5 आर्टिकल में बार बार एग्जाम में पूछता है। 243D आरक्षण है, 243I पंचायती राज के लिए वित्त आयोग है, और 243 के जो है आपका निर्वाचन के लिए है, और 243ZD जिला योजना समिति पूछता है इसको। ये संवैधानिक बॉडी, याद रखिएगा, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। 243ZE महानगरीय योजना समिति के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगला पंचायती राज
को अपनाने वाला राज्य सर्वप्रथम राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन को अपनाने वाला प्रथम राज्य जो है मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अपनाने वाला पहला राज्य जो है एमपी है। उससे पहले ही 1962 में के आसपास ही 62 में राजस्थान में, और 1964 के आसपास आंध्र प्रदेश में क्या बन गया था, तो पंचायती राज बन गया था। सबसे पहले पंचायती राज जो था राजस्थान में बना, ठीक है। उसका उद्घाटन राजस्थान वाले का जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, फिर 73वां संविधान संशोधन को अपनाने वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश, याद रखना है। अगला है वेदांत दर्शन में अनेक मतों का विकास हुआ जो निम्न प्रकार है। तो मत है उसके प्रवर्तक हैं। तो अद्वैतवाद किसका है, शंकराचार्य का है अद्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद किसका है, तो स्वामी रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद जो है माधवाचार्य का है। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य व निम्बार्क का है। निम्बार्क कहते हैं इनको, या तो निम्बकाचार्य कहते थे, तो ये दोनों एक ही लोगों का नाम है। शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का है, तो इसको भी याद रखिएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद जो है स्वामी रामानुजाचार्य का है। द्वैतावाद द्वैतवाद तीसरा नंबर का द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य या निम्बार्क इनको कहते थे। शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य का है, ठीक है। अगला है निम्बार्क जो है सनक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रामानुज थे श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। स्वामी हरिदास जो है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय के जो है प्रवर्तक हैं। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जी के गुरु थे। वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, तो विष्णु स्वामी थे, ठीक है। वल्लभाचार्य जो है रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे, याद रखिएगा। निम्बकाचार्य जो है सनक संप्रदाय से हैं, ये भी पूछता है। रामानुज श्री संप्रदाय से। वल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। स्वामी हरिदास जो है सखी संप्रदाय से प्रवर्तक हैं। चैतन्य महाप्रभु गौंडीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विष्णु स्वामी जो है वल्लभाचार्य के गुरु, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। मतलब विजयनगर की यात्रा करने वाले जो विदेशी यात्री कौन कौन से आते हैं, ते भी मिलान कराता है। तो अब्दुल्लाह और इब्न बतूता, मोरक्को का जो था इब्न बतूता हरिहर प्रथम के समय आया था, ठीक है। निकोलस कॉन्टी जो था इटली का था, देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रज्जाक जो था फारस का था और ये देवराय द्वितीय के समय आया था। डिमिंगो पायस जो है पुर्तगाल का था, कृष्ण देवराय के समय आया था। बारबोसा जो था पुर्तगाल का था, कृष्ण देवराय के समय आया था। और नूनीज जो था पुर्तगाल का ही था, अच्युत देवराय के समय आया था, अच्युत राय के समय आया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अबू अब्दुल्लाह मोरक्को का था, हरिहर प्रथम के समय, ठीक है। इसका पूछता है अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय आया था, फारस का था। डिमोंगो पायस जो है कृष्ण देवराय के समय आया था। और बारबोसा कृष्ण देवराय के समय आया था। नूनीज से एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो पुर्तगाल का था, अच्युत देवराय के समय आया था। मौर्यकालीन जो न्याय है व्यवस्था कैसी थी, तो दीवानी न्यायालय को धर्म अस्थायी न्यायालय कहते थे और फौजदारी न्यायालय को कंठ शोधन न्यायालय कहते थे। और इसका जो हेड था वो व्यवहारिक था, मुख्य न्यायमूर्ति को व्यवहारिक कहते थे। और प्रदेष्टा जो था मुख्य न्यायाधीश था फौजदारी मामले का। तो प्रदेष्टा पूछता है, प्रदेष्टा क्या था मौर्य के न्यायालय में, तो मुख्य न्यायमूर्ति था फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, जो जिसको हम कंटक शोध न्यायालय कहते थे, ठीक है। फौजदारी को कंटक शोध कहते थे और दीवानी को धर्मास्थायी न्यायालय कहते थे। अगला, चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ महामात्र हैं। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ महामात्र हैं, प्रधानमंत्री और पुरोहित, ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 18 जो है तीर्थ हैं या महामात्र हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और पुरोहित शामिल हैं। समाहर्ता, प्रधानमंत्री और पुरोहित समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष है। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान है। युवराज जो है राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो समाहर्ता क्या था, तो समाहर्ता एक तो समाहित कर लेता है किसको, राजस्व को, राजस्व अधिकारी था। सन्निधाता तो था, सन्निधाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष था। युवराज और राजा का उत्तराधिकारी था। प्रदेष्टा बताए थे आपको कि प्रदेशी फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश था। नायक यह युद्ध सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है। दंडपाल सेना की सामग्री को एकत्रित करने वाला अधिकारी था। अनंतपाल जो था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। अंतपाल जो है ये इंपॉर्टेंट है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल देश के अंदर के दुर्गों का रक्षक था।
नागरक इंपॉर्टेंट है। नागरक था नगर का मुख्य प्रभारी था। प्रशासता राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला, एक राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी को प्रशासता कहते थे। ठीक है। द्वारिक या द्वारपाल तो राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। अंतर्वर्षिक राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी जो था अंतर्वर्षिक था। ठीक है। अटाविक वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। अटाविक जो था वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। अगला है मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष कौन कौन थे। तो पंड्याध्यक्ष कौन था। तो विभाग वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था पंड्याध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष क्या था। तो पौतवाध्यक्ष जो था मापतौल का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष था आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष जो था आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। सूनाध्यक्ष था बूचड़ खाने का अध्यक्ष था सूनाध्यक्ष। विविताध्यक्ष था चारगांव का अध्यक्ष था। अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है। तो ये जो थे अध्यक्ष थे इनके। अगला इसमें विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। देश है और प्रमुख मरुस्थल कहाँ पे है। तो अरब प्रायद्वीप में रूब अल खली है। रूब अल खली और नेफ्द है। ठीक है। तो अरब प्रायद्वीप में रूब अल खली और नेफ्द। पूर्वी ईरान में दस्त ए लूट है। दक्षिणी ईरान में दस्त ए कबीर है। नामीबिया में नाबीब है अफ्रीका में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड सैंडी है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड सैंडी। सिम्पसन और गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तरी चिली में आटाकामा का डेजर्ट है। कैलिफोर्निया अमेरिका में मोजावे या मोहावे। ठीक है। मोजावे और मोहावे है। चीन में तकला मकान है। एरिजोना एवं कैलिफोर्निया में सोनोरन है। ठीक है। सोनोरन। बोत्सवाना में कालाहारी है। मंगोलिया में गोबी है। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम है। और अफ्रीका महाद्वीप में सहारा है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को में। ठीक है। तो ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट मरुस्थल इनको याद रखिएगा। गिम्सन में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से है। मोजावे मोहावे पूछे कैलिफोर्निया में है। एरिजोना और कैलिफोर्निया में सोनोरन है। कालाहारी बोत्सवाना में है। गोबी मंगोलिया में है। काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है। विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में, तो लेमडा के घटते क्रम में है। तो लेमडा सबसे अधिक लेमडा किस में है, फिर उसके बाद कम किस में है, उससे कम किस में है। तो सबसे अधिक लेमडा जो है रेडियो वेव में सबसे अधिक होता है। माइक्रोवेव में उससे कम होता है। औरत किरण में इससे भी कम होता है। दृश्य में उससे भी कम होता है। पराबैंगनी तरंग में उससे भी कम होता है। एक्सरे में उससे भी कम होता है। और गामा किरण में सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा वेवलेंथ के मामले में जो है गामा रे जो है सबसे कम है। सबसे कम तो गामा रे सबसे कम है। वेवलेंथ सबसे कम है मगर आवृत्ति सबसे अधिक होगी। इसमें 1/, आवृत्ति होती है तो आवृत्ति सबसे अधिक है। और इसमें जो है एक्सरे आता है। देखिए सबसे अधिक आवृत्ति गामा में है, सबसे उसके बाद एक्सरे में, फिर पराबैंगनी में, फिर दृश्य में, फिर औरत में। सबसे कम रेडियो वेव में आवृत्ति होती है। लेमडा सबसे ज्यादा है। लेमडा तरंगदैर्घ्य को डिनोट करता है और आवृत्ति को एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऊर्जा आवृत्ति के घटते क्रम में लिखना है। देखिए ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आता है, रेडियो आता है, माइक्रोवेव आता है, औरक्त आता है, दृश्य तरंग आता है, पराबैंगनी तरंग है, एक्सरे है, गामा रे है। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऊर्जा की आवृत्ति से, ठीक है, ऊर्जा या आवृत्ति के घटते क्रम में, तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है गामा में। ठीक है। फिर एक्सरे में होती है। ठीक। फिर पराबैंगनी में होती है, फिर दृश्य में होती है, औरक्त में होती है, माइक्रोवेव में होती है, रेडियो वेव में होती है। ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट में पराबैंगनी जो किरण होती है ये भी जो है वेदन क्षमता इसकी अधिक होती है, आवृत्ति बहुत अधिक होती है इसकी। फिर उसके बाद दृश्य प्रकाश है। तो याद रखिएगा पूछता है कि इधर देता है तो एक टेबल में देता है, पूछता है बार बार कि किसकी जो ऊर्जा सर्वाधिक है। तो ऊर्जा जो है जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका ऊर्जा अधिक होगी। तो आवृत्ति सबसे अधिक गामा की है। आवृत्ति सर्वाधिक है गामा की, तो ऊर्जा जो है सर्वाधिक गामा की होगी। फिर एक्सरे की ऊर्जा जो होती है, गामा के बाद एक्सरे आता है ऊर्जा में, फिर पराबैंगनी तरंग आती है, फिर दृश्य आता है, फिर औरक्त आता है, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव आता है। तो दोनों के इंपॉर्टेंट रखिएगा, दोनों का उल्टा है। जैसे कि इसमें लेमडा जिसका अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, जिसका आवृत्ति कम है उसका लेमडा अधिक होगा। ठीक है। अगला विटामिन है और संबंधित नाम है और संबंधित रोग हैं। ठीक है। तो विटामिन है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल।
रतौंधी होता है, जीरोथैलेमिया होता है, ठीक है, रतौंधी और जीरोथैलेमिया। विटामिन B1 बेरी बेरी होता है, B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन या एरिबोफ्लेविनोसिस इससे होता है, होस्ट विदरण या किलोसिस हो जाता है इससे, ठीक है। तो B1 में थायमिन है और B2 में राइबोफ्लेविन है, ठीक है। विटामिन B3 नियासिन है, पेलाग्रा रोग होता है, नियासिन में पेलाग्रा रोग होता है विटामिन सी से। विटामिन B3 पेलाग्रा रोग, ठीक। विटामिन B3 क्या है? नियासिन है। विटामिन B2 क्या है? तो राइबोफ्लेविन है, ठीक है। तो नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5 पैटोथेनिक एसिड पेरेस्टेरिया होता है इससे। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, तो इसका नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है पायरिडोक्सिन होता है, एनीमिया होता है इससे। विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, त्वचा शोध और आंत्र शोध में आता है बायोटिन, बालों के लिए आवश्यक है। विटामिन B9 या फोलिक एसिड कहते हैं, तो मेगालोबास्टिक एनीमिया होता है इससे, ठीक है। तो फोलिक एसिड में मेगालोबास्टिक एनीमिया हो जाता है विटामिन B9 के कमी से। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन, तो B12 साइनोकोबालामिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इससे भी होता है। विटामिन C स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी मसूड़े में सूजन हो जाती है। विटामिन D जिसको कैल्सीफिरॉल कहते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है इससे, इसी कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन E को कम प्रजनन क्षमता से हो जाती है। विटामिन E अगर टेबलेट से, विटामिन E की कमी से, जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं, कम प्रजनन क्षमता होती है। विटामिन K जो होता है फाइलोक्विनोन होता है, रक्त का थक्का न जमना। विटामिन K की कमी से फाइलोक्विनोन हो जाता है, फाइलोक्विनोन, रक्त का थक्का कम जमना। अगला है पादप हार्मोन के बारे में समझते हैं। तो पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स, तो वृद्धिवर्धक, वृद्धिरोधक। तो वृद्धिवर्धक हार्मोन में ऑक्सिन आता है, जिब्रेलिक अम्ल आता है और साइटोकाइनिन आता है, ठीक है। तो जो पादप के वृद्धि हार्मोन होते हैं उसमें आपको ऑक्सिन आएगा, जिब्रेलिन आएगा और साइटोकाइनिन आता है, ठीक है। और वृद्धिवर्धक या वृद्धिरोधक में क्या आता है? वृद्धिवर्धक तो ये है वृद्धि करने वाले। वृद्धिरोधक में इथाइलिन आता है और एसबिसिक अम्ल आता है, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल है, ठीक है, ये आता है। तो वृद्धिरोधक अगर प्लांट के हार्मोन की बात करेंगे तो इथाइलिन है और एब्सिसिक अम्ल है, ठीक। और वृद्धिवर्धक में ये वृद्धि बढ़ाने वाला है, ये घटाने वाला है, ठीक। तो उसमें ऑक्सिन है, जिब्रेलिक अम्ल है और साइटोकाइनिन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पूछता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नी क्या क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 12 रत्नी है। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता है। सेनानी सेना का प्रमुख होता है। ग्राम का मुखिया होता है। महिषी राजा की पत्नी या पटरानी को महिषी कहते हैं। वावाता है राजा का प्रिय रानी, राजा की प्रिय रानी। अब रानियां कई होती हैं, जो राजा की प्रिय रानी होती हैं उसको वावाता कहते हैं, वावाता, ठीक है। परिवृत्ति क्या है? तो उपेक्षित रानी, जो रानी को उपेक्षित कर दिया गया है वो जो है परिवृत्ति या उपेक्षित रानी को कहते हैं। सूत मतलब होता है रथ सेना का नायक, रथ सेना का नायक जो होता है सूत कहते हैं उसको। संग्रहीता जो होता है कोषाध्यक्ष होता है। भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी। इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा था भागदूत क्या है, तो भागदूत कर एकत्र करने वाला होता है। अच्छावाप क्या होता है? तो लेखाधिकारी को अच्छावाप कहते हैं। पालागल विदूषक होता है, पालागल होता है विदूषक। छता होता है प्रतिहारी या दवारिक, ठीक है। तो पालागल जो होता है विदूषक होता है और छता जो होता है प्रहरी या प्रतिहारी या दवारिक होता है, ठीक है, जो द्वार पे खड़े रहते हैं। अगला है पर्यावरण संबंधी एक्ट जो है कौन कौन कब आए थे। पर्यावरण संबंधी जो एक्ट हैं इसको मिलान कराता है, उसको देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये जो था 1972 में आया। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया, ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया था 1980 में आया। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 आया था। देखिए, जल पहले आया, जल में शैवाल बने, शैवाल से वायु में ऑक्सीजन आया। तो अब इसे समझिए कि सबसे पहले जल अधिनियम आएगा 1974 में आएगा, फिर उसके बाद वायु आएगा। तो वायु प्रदूषण और रोकथाम जो नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA जो बहुत महत्वपूर्ण है 1986 में आया था, ठीक। ऊर्जा संरक्षण का अधिनियम जो आया था 2001 में आया। और जैविक विविधता अधिनियम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आया था 2002 में आया।
ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण ये सारे एक्ट हैं, इसको मिलान कराता है, तो याद रखिएगा। ये इतना याद रखिएगा कि जो जल है, जल का जो एक्ट आया था, जल प्रदूषण और की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया, और 1981 में वायु प्रदूषण का आया था। इसी में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा इसको। WP सब जानते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम जो था 1980 आया था। अब ये वन का संरक्षण है, वन्य जीव है, फिर वन का संरक्षण, फिर पर्यावरण आएगा हमारा। अब पर्यावरण में सब आ जाएगा, समझ रहे बात को। इसमें जल, थल, वायु, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एक्ट बने, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारे जो है एक्ट बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम WPA के तहत बने वैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो वन्य जीव का संरक्षण करेगा, उस अधिनियम के तहत में वन्य जीवों के लिए जो बनेंगे क्या, तो अधिनियम इसके अंदर कितना बनेगा देखिएगा। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड 2003 में बना, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो बना था, इसके जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन होता है? PM अध्यक्ष होता है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे PM होंगे, उपाध्यक्ष जो होंगे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होंगे वो होंगे। 2003 में बना था राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। इसके बाद बना इसमें 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, 1992 में बना, ठीक है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड, तो क्रुएल्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो क्रुएल्टी पे मतलब अपराध पर नियंत्रण के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड 2007 में बना। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम जो प्राधिकरण बना था, NTA का था, नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो इसका पर्यावरण मंत्री होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में बना। तो और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री NTCA का अध्यक्ष होता है, और केंद्र सरकार NTCA की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करती है, याद रखिएगा इसको। तो आप अगर पूछता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत क्या क्या वैधानिक निकाय बने हैं, तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड बना है जिसके अध्यक्ष PM होते हैं, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बना है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो बना है, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2005 में बना। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 2005, 2007, 1992 और 2003। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, ठीक है, और 92 में बना केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण। फिर बना आपका 2003 में बना राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। फिर 2005 में बना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। फिर बना 2007 में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये काफी महत्वपूर्ण बात थी, याद रखिएगा। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित जो निकाय है, इसको पूछता है, इंपॉर्टेंट है भी है। तो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है 1974 में बना। तो जब ये जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम आया, तो उसी समय जो था, उसी साल में 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। पूछता है कि CPCB 1974 मतलब की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी, याद रखिएगा इसको। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित निकाय कौन कौन से हैं? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो है किसके अंदर आती है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये बना निकाय है, ठीक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड भी पर्यावरण संरक्षण, हम बताया था आपको कि जैसे जल, थल और वायु जो पर्यावरण तीनों उसमें आता है, तीनों में पर्यावरण आता है, पर्यावरण में तीनों आते हैं। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है 1970 में बना, ठीक है। आप कहेंगे 1970 में बना है, तो 1986 में स्थापित हुआ है। तो इसके अंदर रखा गया कि इसी के अंदर इसको बनाया जा रहा है, इसको बाद में लेके आया गया होगा केंद्रीय भूजल बोर्ड को। तो CGWB को 1970 में आया। अगला है पर्यावरण संवेदन क्षेत्र, जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होता है, इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन जो होते हैं, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन जो होते हैं, उसकी घोषणा जो है इसी के तहत होती है, 1986 के तहत होती है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 3 निकाय हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, केंद्रीय भूजल बोर्ड और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है। अगला ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित निकाय में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, BEE ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2002 में बना। अगला है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बने निकाय में कौन आता है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में जो बना, वो इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। अगला है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT 2010 में बना, याद रखिएगा। एक जो है सबसे पहले इसको बनाने के लिए हाईकोर्ट ने बोला था कि इसको NGT जैसे एक निकाय बनाई जाए जो कि
मामलों की सुनवाई करे पर्यावरण से संबंधित। तो एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये जो भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 और वनों और वृक्षों के संरक्षित संरक्षण संबंधी जो अन्य राज्य कानून के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई नहीं करता है। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर की सुनवाई नहीं करता है, इसकी सुनवाई नहीं करता है एनजीटी, ठीक है, नहीं करता है। या भारतीय वन अधिनियम 1927 की भी सुनवाई या नहीं करता है। और कोई भी राज्य द्वारा वनों के लिए कानून बनाया गया है, उसकी सुनवाई जो है एनजीटी नहीं करता है, याद रखिएगा। अगला है कर्नाटक वार, ठीक है, अगला फैक्ट है इसमें कर्नाटक वार। तो पहला कि प्रथम कर्नाटक वार 1946 से लेकर 48 तक हुआ, 1746 से लेकर 48 के बीच हुआ है। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच। एक्सला सैपल की संधि हुई, फिर मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया, ठीक है, मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया। किसने? अंग्रेजों को वापस सौंप दिया, फ्रांस ने। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, इसमें एक्सला सैपल की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णित रहा था, 1949 से लेकर 54 तक चला। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई, जिसमें पांडुचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। तो पेरिस की संधि में पांडुचेरी जो था वो जो है फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया, याद रखिएगा। तो एक तो एक्स ला सैपल की संधि हुई, और द्वितीय में, ठीक है, द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था उसमें पांडुचेरी की संधि हुई थी, पांडुचेरी की संधि 1954 में ये समाप्त हुआ था। 1754 में समाप्त हुआ पांडुचेरी की संधि के साथ। सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध था पांडुचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरे एक्सला सैपल की संधि किसमें हुई थी? प्रथम कर्नाटक वार में। द्वितीय कर्नाटक वार में पांडुचेरी की संधि 1754 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई, जिसमें पांडुचेरी फ्रांस को वापस कर दिया गया। और एक्सला सैपल की संधि में मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया, किसने? फ्रांस ने। अगला है बांडीवास का युद्ध, तो भी इंपॉर्टेंट पूछता है इंडिविजुअली। तो बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के बांडीवास या बंदवासी में लड़ा गया। फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई इसमें, और अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहा था, और फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लैली द्वारा किया गया। तो ठीक है, तो बांडीवास का युद्ध कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था 22 जनवरी 1970 को, सॉरी 1760 को, 1970 कह रहे हैं, बार बार 19 आ रहा है, 1760 में हुआ था, ठीक है। बांडीवास का युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बांडीवास का युद्ध। इसमें जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक जीत से हरा दिया। अगला है आंग्ल मैसार युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हैदर अली इसमें विजयी रहा, मद्रास की संधि हुई। तो प्रथम आंग्ल में मद्रास की संधि हुई। बंगाल के गवर्नर जनरल हैरी बेरलस्ट के समय जो हुआ था ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय हैरी बेरलेस्ट था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो मैंगलोर की संधि के साथ ये समाप्त हुआ, 1780 से 84 के बीच हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में। इस समय गवर्नर जनरल था द्वितीय वाले में वारन हेस्टिंग था। पूछता है कौन था, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। पहले मद्रास की संधि हुई, फिर मंगलौर की हुई, फिर से श्रीरंगपट्टनम की हुई, ठीक है। तो मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि में काफ़ी बर्बाद हो गया टीपू सुल्तान। इसमें अंग्रेजों ने मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। टीपू को 3 करोड़ रुपए का युद्ध क्षति भुगतान लगाया, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो तृतीय जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो पहले वाले में हैरी बेरेलस्ट था, बेरेलस्ट था, हैरी बेरेलस्ट। द्वितीय वाले में वारेन हेस्टिंग था। तृतीय वाले में लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और चतुर्थ वाले में लॉर्ड बेलेस्ली था। तो चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो 1799 में हुआ। इसमें टीपू की मृत्यु हो गई और मैसूर जो है सहायक संधि थोप दी गई मैसूर पर। यह लॉर्ड बेलेस्ली के समय लड़ा गया युद्ध था, तो लॉर्ड बेलेस्ली था। तो याद रखिएगा, पूछता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैरी बेरेलस्ट था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग था, तृतीय वाले में लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और लॉर्ड बेलेस्ली चतुर्थ वाले में था, 1799 में खत्म हुआ था। अगला प्रिलिम्स फैक्ट है इसमें कि चेगम की लड़ाई कब हुई थी? तो चेगम की लड़ाई जो हुई थी 1767 में हुई, जिसे चंगामा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध का हिस्सा था ये। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में एक जो है चेंगम की लड़ाई हुई, जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था। पोलीलूर का युद्ध 1780 में हुआ। टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पराजित किया था। तो पेलीलूर का युद्ध 1780 में हुआ, टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को हरा दिया।
पोर्ट नोवा का युद्ध पूछता है। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ। हैदर अली और सर आरकुट के बीच ये लड़ा गया। सर आरकुट की जीत हुई। यह लड़ाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1781 में पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ। पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली और आयरकुट के बीच हुआ, जिसमें आयरकुट विजयी रहा। ठीक है। अगला, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान कौन कौन से हैं? तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान जो है, पेशवा जो है राजा का प्रधानमंत्री होगा। अमात्य अथवा मजूमदार जो है वित्त और एवं राज्य मंत्री होगा, वित्त और राजस्व मंत्री होगा। बकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरुनवीस, सचिव तथा सुरुनवीस जो था राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दाबीर दबीर सुमंत या दबीर जो है विदेश मंत्री था। सेनापति या सर ए नौबत जो था सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव जो है विद्वान और आर्थिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाता था। और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है, ये पूरा मामला है। अगला है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां आ जाती हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां में कौन कौन सा है? तो मैक्विस है भूमध्य सागरीय तटीय, मैनबास है दक्षिण अफ्रीका के पास, चैपरल है कैलिफोर्निया, और माटोरल है चिली में। ठीक है, तो वनस्पति जो है मैक्सिमम कौन सी? मैक्विस जो है भूमध्य सागरीय तट पे है, फैनबास जो है दक्षिण अफ्रीका पे, चैपरल जो है कैलिफोर्निया में, और माटोरल जो है चिली में है। ठीक है, वनस्पति के प्रकार चिली में पाए जाते हैं। ठीक, अगला, प्रमुख अभिलेख एवं उससे संबंधित शासक। तो प्रथम अभिलेख में हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा में मिलता है उड़ीसा में। एहोल का अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। नासिक अभिलेख जो गौतमी बल्बश्री का है, नासिक अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदान का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन का है। तो मंदसौर अभिलेख जो है मालवा के नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर का अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज का है। तो भी मंदसौर इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ तो मान रुद्रदान जानते हैं ये सब। नासिक अभिलेख सब इंपॉर्टेंट है। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन का था। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल के शासक विजय सेन का था। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त था। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो संबंधित है स्कंदगुप्त से। ठीक है, अगला, इसमें प्रमुख वक्र जो है कौन कौन से हैं? तो पहला वक्र जिसमें देखेंगे इकोनॉमी का जो वक्र है कौन किससे रिलेशन रखता है। तो 4 प्रकार का वक्र उसमें पूछता है एग्जाम में। तो है वक्र और भी, मगर 4 हम मेन देख लेते हैं। पहला लॉरेंज वक्र क्या है? तो आय की विषमता को प्रदर्शित करता है लॉरेंज वक्र। तो किसकी विषमता को? तो आय की विषमता को कौन प्रदर्शित करता है? तो लॉरेंज वक्र। कुजनेट्स वक्र आर्थिक विकास के बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता को दर्शाता है। तो आर्थिक विकास के बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है। आर्थिक विकास के जब शुरुआत में बढ़ती है तो आर्थिक असमानता भी बढ़ती है, और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है। यह उल्टे यू के आकार का होता है, इस तरह से। लाफर वक्र, तो कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है। तो कर की दर और कर राजस्व के बीच जो है संबंध की व्याख्या लाफर वक्र करता है। ये भी उल्टा यू आकार का होता है, इस तरह का। ये इस तरह होता है। ये कुजनेट्स भी उल्टा यू होता है। फिलिप वक्र क्या करता है? तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, तो इसके बीच के बारे में बताता है। तो लॉरेंज वक्र का बात करें तो आय विषमता के बारे में है। कुजनेट्स वक्र बताता है कि आर्थिक विकास के बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है। यह उल्टे यू आकार का होता है। लाफर वक्र कहता है कि कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है लाफर वक्र। फिलिप वक्र जो होता है वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों की बीच व्युत्क्रमानुपाती जो है संबंध को दर्शाता है। एक कभी पढ़े गीनी गुणांक जो होता है, गीनी गुणांक ये क्या करता है? गीनी गुणांक तो एक सांख्यिक माप है जो किसी समाज में आय या धन के वितरण में असमानता के स्तर को दर्शाता है। तो आय और वितरण में आय के असमान वितरण को दर्शाता है, जहां 0 से और ये 10 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है। तो यह 0 से 1 के पैमाने पर होता है, जहां जो 0 है पूर्ण समानता है, सभी के पास समान धन है। 0 पूर्ण समानता होती है यहाँ पे, पूर्ण समानता। और 1 की तरफ जाने पे असमानता बढ़ती है, या पूर्ण असमानता होती है जब 1 आ जाता है तो। ठीक है, तो जब लॉरेंज वक्र बनाते हैं, लॉरेंज वक्र बनना देखे होंगे आप, इस तरह से जब लॉरेंज वक्र बनता है तो लॉरेंज वक्र का, लॉरेंज वक्र आय की विषमता को प्रदर्शित करता है। तो लॉरेंज वक्र जब बनता है
तो सीधी रेखा बनता है इस तरीके से, ठीक है। और तो इसमें जो है परफेक्ट जो है इक्वालिटी है, ये परफेक्ट इक्वालिटी, ये वाली रेखा जो परफेक्ट इक्वालिटी की रेखा है, ठीक है। और जो है एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इस तरीके से होता है किसी भी व्यक्ति का। तो ये जो एक्चुअल जो होता है, एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और जो बीच का जो वक्र होता है, बीच का जो खाली स्थान होता है, इसी को इनक्वालिटी गैप कहते हैं, जिसको हम गिनी गुणांक से दर्शाते हैं, ठीक है। तो गिनी गुणांक की जो संख्या, इसी गैप को ही गिनी गुणांक से दर्शाते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में जितने लोग आते हैं, तो 0 पे अब्सोल्यूट इक्वालिटी है और 1 पे अब्सोल्यूट इनक्वालिटी है, ठीक है। तो ये पूरा फैक्ट था गिनी गुणांक के बारे में। तो गिनी गुणांक क्या बताता है? तो आय का असमान वितरण को बताता है। दिया नीचे गिनी कोफिशिएंट के बारे में। तो गिनी कोफिशिएंट क्या है? तो आर्थिक असमानता के मापन की विधि है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य जो होता है 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है, जहाँ 0 अर्थ पूर्ण समानता से है और 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ था इसमें, ठीक है। अगला है प्रमुख पर्वतमालाएं एवं उनकी लंबाई। तो एंडीज पर्वत की लंबाई है 7000 किलोमीटर, रॉकी पर्वत की लंबाई है 4800 किलोमीटर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की 3500 किलोमीटर, कुनलुन पर्वत की जो है 3000 किलोमीटर, यूराल पर्वत, एटलस पर्वत और हिमालय पर्वत की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर, और ग्रेट बैरियर रिफ की जो लंबाई है 2300 किलोमीटर की है भाई साहब। तो याद रखिए, सबसे बड़ी जो एंडीज सबसे बड़ी श्रृंखला है, फिर उसके बाद रॉकी है। एंडीज का है जो है साउथ अमेरिका में, रॉकी नॉर्थ अमेरिका में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कुनलुन पर्वत जो है पश्चिमी चाइना में है, यूराल पर्वत यूरोप में है, एटलस पर्वत भी आपका अफ्रीका में है, और हिमालय पर्वत एशिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अगला है सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग। तो दिल्ली सल्तनत के समय जो है जो प्रशासनिक विभाग थे, और वो विभाग को कौन शासक बनवाया था उसके बारे में देख लेते हैं, ये मिलान कराता है। तो दीवाने अर्ज था, दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया था। तो सबसे पहले सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था। बल वाला बन था जो बलबन, दीवाने अर्ज बनाया सैन्य विभाग। दीवाने मुस्तक राज राजस्व विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तक राज जो था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग जो था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दीवान ए आमिर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। दीवाने खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवाने बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। दीवाने खैरात दान विभाग इसने बनाया था। दारुल सफ़ा दारुल सफ़ा जो था वो भी एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था, ठीक है। अन्य विभाग में दीवाने रिसालत। तो दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, विदेशी मामलों की देखरेख करता था। दीवाने इंसास सरकारी पत्राचार से संबंधित था। दीवाने बजारत वित्तीय मामले से संबंधित था, राजस्व विभाग था। सराय ए अदल ऐसा बाजार जहां वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल तथा अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। आमिर ए बहर जल बेड़े का प्रधान अधिकारी था। आमिर ए बहर जो था जल बेड़े का प्रधान अधिकारी था। वरीद ए मुमालिक तो गुप्तचर विभाग था। वरीद ए मुमालिक जो था गुप्तचर विभाग से संबंधित था, वरीद ए मुमालिक। अगला कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? तो कालिदास के नाटक जो है, नाटक में कालिदास के देखेंगे तो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, ये नाटक थे इनके। महाकाव्य इनके रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है। खंडकाव्य थे मेघदूत और ऋतु संहारक या ऋतु संहार, ठीक है। नोट वाल्मीका अग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम उनकी दूसरी रचना है, ठीक है। तो पहली रचना मालविका अग्निमित्रम पहली रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम उनकी दूसरी रचना है। संगमकालीन ग्रंथ और उसके लेखक कौन है? तो तोलकप्पियम जो व्याकरण है उसको तोलकप्पियम ने लिखा है। तो तोलकप्पियम जो है तो तमिल व्याकरण तो तोलकप्पियम जो व्याकरण तमिल व्याकरण है, तोलकप्पियार ने लिखा है इसको, ठीक है। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा इलंगो अधिगल ने लिखा है शिल्पाधिकारम। तिरुकुरल दर्शन है, तिरुवल्लूर ने लिखा है इसको, तिरकुरल, ठीक है। मणि मैकले या वणिक कथा जो है शीतले सतनार ने लिखा है इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि तोलकप्पियम जो व्याकरण है तोलकप्पियर ने लिखा है। शिल्पाधिकारम जो है प्रेम कथा है, इलंगो अधिगल ने लिखा है। तिरुकुरुल जो दर्शन है तिरुवल्लूर ने लिखा है। मणि मैकले जो है शीतले सतनार ने लिखा है इसको, ठीक है। अगला है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार कौन सा है?
तो अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार है, जिसमें केंद्र और राज्यों सरकारों के बीच विवाद और विवाद के मामले आते हैं। देश में राज्य सरकारों के बीच जो विवाद आते हैं इसी में आते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू करने से संबंधित मामले इसी में आते हैं। देश के भीतर आपराधिक और दीवानी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित मामले, क्षेत्रीय अदालत से उच्च न्यायालयों में मामलों का हस्तांतरण और कुछ मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिटें, आदेश और निर्देश जारी करना किसमें आता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार है। तो जब एग्जाम में पूछता है तो कहता है क्या क्या आते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मूल जो क्षेत्राधिकार उसमें जो 131 में दिया गया है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है, राज्यों के बीच विवाद है, कानूनी तथा तथ्यों से जुड़े मामले जो इसमें आते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 32 के जो मौलिक अधिकार के मामले इसमें अब आते हैं। रिट जारी करने का जो शक्ति इसी में आती है, हालांकि इसके मौलिक अधिकार का भाग नहीं है बल्कि विशेष क्षेत्राधिकार है इसमें। ठीक है। हालांकि इसका जो मौलिक क्षेत्राधिकार का भाग नहीं है मगर विशेष क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का ये वाला, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में जो बात की गई है। अगला है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान में। अस्थि निर्माण के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो सराय नाहर राय में और महदहा में। तो महदहा और सराय नाहर राय में क्या मिले हैं? तो अस्थि निर्मित उपकरण जो है यहाँ पे मिले हैं। अगला है, इसमें जो है दो चीज़ याद रखिएगा, पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिले हमको कहाँ पे? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में। सराय नाहर राय और महदहा में अस्थि के उपकरण मिले हैं दो जगह पे। ठीक है। अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य का जो क्रम है उसको क्रम पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछता है, तो याद रखिएगा अकबर द्वारा कार्य किया गया जो है उसका सही क्रम क्या है? तो दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की। जजिया कर की समाप्ति 1564 में की। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया 1571 में। इबादत खाना का निर्माण किया 1575 में। इबादत खाने के द्वारा सभी धर्मों के लिए खोला गया 1558 में। मजहर की घोषणा 1579 में की। आईने दसाला पद्धति जो है 1580 में निकाला। इबादत खाना बंद कर दिया 1582 में। दीन इलाही नाम की स्थापना की, दीन इलाही की स्थापना 1582 में की। तो इतना काम किया था। तो समझ लीजिए 20 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है। 20 सालों में 1562 से शुरू किया, 1580-82 तक ये काम करता रहा। ठीक है। तो 1500 दास प्रथा 1562 सबसे पहले दास प्रथा को हटाया और उसके बाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर डाली 1563 में। जब उसके बाद जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया 1571 में। इबादत खाना का निर्माण 1575 में करवाया। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में की। आईने दासाला 1580 में। इबादत खाना को बंद कर दिया 1582 में और दीन इलाही की स्थापना की 1582 में ही। तो अकबर द्वारा किए गए जो मुख्य कार्य थे उसमें यही कार्य आता है। ठीक है। भारत के प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पे हैं? तो भारत में कोरल द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लक्षद्वीप में है, मन्नार की खाड़ी में है और कच्छ की खाड़ी में। तो इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में भारत की प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ जो हैं पाई जाती हैं। ठीक। अगला इसमें विश्व के घास के प्रदेश में ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड है दुनिया में घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास का प्रदेश ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं? तो सवाना अफ्रीका में है, लानोज वेनेजुएला में है, कंपास जो दक्षिण पूर्वी ब्राजील में है और पार्कलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका में। तो इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में सवाना है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये। लानोस जो है वेनेजुएला में है, लानोस वेनेजुएला, और कंपास जो है दक्षिण पूर्वी ब्राजील में है, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मिलान कराता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगला शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो शीतोष्ण में आता है पंपास अर्जेंटीना में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ड आता है दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपीज यूरेशिया में आता है, पुस्ताज हंगरी में आता है और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में आता है। तो शीतोष्ण घास के मैदान में पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज यूरेशिया और स्टेपीज गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यूरेशिया में आता है, पुस्ताज जो है हंगरी में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान राज्य है और शासक है कौन, कब हुआ था? तो गुजरात विजय 1299 में किया, कर्णदेव वहाँ पे शासक था। तो 1299 में गुजरात का विजय किया। रणथंभौर विजय 1301 में हमीर देव को हराया, 1303 में रतन सिंह को हराया, देवगिरी में 1306 से 1307 में रामचंद्र देव को हराया, वारंगल में 1308 में प्रताप रुद्र देव को हराया,
द्वार समुद्रम 1310 में वीर बल्लाल को हराया, और मदुरा में 1311 में वीर पांड्यन को हराया। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुजरात विजय किया, फिर रणथंभौर किया, फिर चित्तौड़ किया, फिर देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रम, मदुरा। ठीक है, तो गुजरात से शुरू किया, रणथंभौर में गया, चित्तौड़ में गया, देवगिरी को जीता, वारंगल को जीता, द्वार समुद्रम को जीता, फिर मदुरा में पहुंचा, 1311 में वीर पांड्यन को हराया। ठीक है, तो 1299 गुजरात, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, देवगिरी 1306, वारंगल 1308, द्वार समुद्रम 1310, और 1310 जो है 1311 मदुरा। अगला है प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो चित्तौड़ के युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो चित्तौड़ पर युद्ध के समय अलाउद्दीन के साथ था। इस जीत के बाद चित्तौड़ किले का नाम खिजराबाद कर दिया गया। खिजराबाद जो है चित्तौड़ किले का नाम रख दिया गया। अलाउद्दीन को वारंगल राज्य से कोहिनूर का हीरा उपहार में मिला था। तो वारंगल राज्य में जब आक्रमण किया था वारंगल में 1308 में, तो वहीं से इसको कोहिनूर हीरा मिला था, वारंगल से। अगला ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद का जो ग्रंथ है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऐतरेय ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण है। ठीक है, किसके? तो ऋग्वेद के। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है, और आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का है। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिए, गोपथ ब्राह्मण किसका है? तो अथर्ववेद का है। पंचविश ब्राह्मण है सामवेद का, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। तो इसको याद रखिएगा। अगला वेद की शाखाएं, तो वेद की शाखाएं में ऋग्वेद में साकल है, बालखिल्य है, वास्कल है। तो ये जो 3 शाखाएं हैं इसकी, यजुर्वेद की तो है ही नहीं। अच्छा, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक जो है शुक्ल यजुर्वेद जिसमें काण्व है और कपिष्ठल है। कृष्ण यजुर्वेद जिसमें तैत्तिरीय है, काठक है और मैत्री है। उसके बाद मध्यन दिन है। ठीक है, माध्य दिन। ठीक है, तो ये जो है यजुर्वेद के हैं। सामवेद के जो शाखा, वेद की शाखाएं, सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो कौथुमी है, राणायनी है, जैमिनी है सामवेद में। अथर्ववेद में पिपलाद है और शौनक है। ठीक है, पिपलाद और शौनक किसके? तो अथर्ववेद के हैं। उपवेद कौन कौन से है भाई? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। नोट जो है चरणव्यूह ने ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना है, जबकि सुश्रुत ने आयुर्वेद का अथर्ववेद का उपवेद माना है। आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद माना है किसने? तो सुश्रुत ने, और मगर चरणव्यूह ने ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद को माना है। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट है इसमें। अगला, विभिन्न देशों के लिए लगाए गए प्रावधान, या विभिन्न देशों से भारत में लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं हमारे भारतीय संविधान में? तो ब्रिटेन से क्या हमने लिया है? ब्रिटेन से संसदीय सरकार को अडॉप्ट किया हमने। कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनी विधायिका। तो याद रखिएगा, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनी विधायिका हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। याद रखिएगा। अमेरिका से क्या लिया हमने? तो अमेरिका से लिया है हमने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, और उपराष्ट्रपति का पद, उद्देशिका का विचार जो हमने अमेरिका से लिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कनाडा से क्या लिया है? तो कनाडा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, तो केंद्र राज्य संबंध हमने कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी, तो हमने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है कनाडा से ही है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार जो है वो कनाडा से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, आर्टिकल 200 में ये लिया गया है। सलाहकार परिषद, जो सलाहकार है 143 है, आर्टिकल 143 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार है। राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं इनसे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने कहाँ से लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी लिया गया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड से लिया गया है।
राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है आयरलैंड से ली गई है। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। डीपीएसपी है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है आयरलैंड से ली गई है। सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में वर्णित न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भी हम सोवियत संघ से लिए हैं। जापान से लिए हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से लिए हैं आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। फ्रांस से लिए हमने गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है हम कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने भारत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, तो राज्यसभा में नामांकन जो लिया है जो जिसका मनोनीत करना है वो कहाँ से लिए? तो आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा में सभा के सदस्यों का जो चुनाव कैसे होगा? चुनाव जो है दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। अगला इसमें प्रीलिम्स फैक्ट है कि उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक कौन थे? तो उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक में विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजात शत्रु, पांचाल के प्रवाहण जवाली और कुरु के उद्दालक अरुणी जो थे, ये उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा थे। ठीक है, विदेह के जो राजा जनक थे वो भी एक दार्शनिक राजा थे। कैकेय के अश्वपति भी एक जो है दार्शनिक राजा थे। अजात शत्रु भी दार्शनिक राजा था। और पांचाल के प्रवाहण जवाली, ठीक है, प्रवाहण जवाली भी एक दार्शनिक राजा थे। और कुरु के उद्दालक जो थे, उद्दालक अरुणी जो थे, ये भी एक दार्शनिक राजा थे। अगला है संविधान की अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची में देश के 28 राज्यों का उल्लेख है। देश और राज्यों का उल्लेख है, देश और राज्यों का उल्लेख। और पहली अनुसूची में, दूसरी में वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नहीं है। ठीक है, राज्यपाल का भी नहीं है इसमें। 3 लोगों का नहीं है इसमें शपथ, बाकी सबका शपथ दिया हुआ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के का उल्लेख किया गया 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, मगर उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में बात नहीं की गई है 5वीं में। वो 6वीं में अकेले बात कर दी गई है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन कैसा होगा, ये 6वीं अनुसूची में बात की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची के जो प्रावधान है 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 8वीं अनुसूची से संबंधित है 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा ये जो संबंधित है। तो ये 1792 में हुआ था, ये जो हुआ था, सॉरी 1992 में, ये शायद 2003 में हुआ है। और ये कब हुआ है? ठीक है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है जिसमें 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ये 1967 में हुआ था 21वां, 1992 में हुआ था 71वां, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया था। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, इसमें 1974 के बाद से 1973 के बाद के जितने भी कानून इसमें डाले जाएंगे उनका जो है न्यायिक पुनरावलोकन होगा। और 1973 के पुराने जो जितने उसके इसके पहले के जितने भी है, पुराने जितने भी कानून हैं उस पर न्याय समीक्षा नहीं होगी। मगर 1973 के बाद जितने भी कानून इसमें डाले जाएंगे भूमि सुधार वाले के, 1973 के बाद उसकी न्यायिक समीक्षा होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। भूमि सुधार संबंधित था। ये जो है संविधान के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा से जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसको जोड़ा गया था इसको, 9वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधित प्रावधानों के लिए इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज्यों का प्रावधान है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, अगला है प्रमुख संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हुए हैं। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 9वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें हम भूमि सुधार की बात कर रहे थे। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान था। 2 चीज महत्वपूर्ण। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ, इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। ठीक है, 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 31वां संशोधन 1972 में हुआ जो कि लोकसभा में 552 सीटों को बढ़ा के 545 कर दी गई। तो 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस लिए था? तो लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए, जो कि 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया है। 1972 में 31वां संविधान संशोधन हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना गया। तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन आया जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना गया।
38वां संविधान संशोधन 1975 में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन किया गया 1975 में। 39वां संशोधन अधिनियम जो है 1975 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा जो इमरजेंसी काल था, इस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, इस समय सब संशोधन हो रहे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया। फिर 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1985 में, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान इसमें आई, नई 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। तो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। अब पूछेगा 39वां का संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये कहा गया था। 38वां पूछेगा तो न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है उसको सीमित कर दिया गया, उसका परिसीमन कर दिया गया, उसको काट दिया गया। क्यों काटा गया? ताकि इमरजेंसी में कोई एक्शन न ले सुप्रीम कोर्ट। 52वां हो गया। और दल विरोधी कानून 1985 में आया। 58वां संविधान संशोधन 1987 में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु था। 58वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987। अगला 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या बात कही गई? तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में मतदान की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन जो है आपका 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। वोट देने का अधिकार, मतदान की आयु को कम कर दिया गया 21 से 18। 69वां संविधान संशोधन किसके लिए था भाई? तो 1969वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया। 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है किसके लिए है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया इसमें, ठीक है। 69 ए किससे संबंधित है? तो साथ पांडुचेरी संबंधित है, ठीक है। 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडुचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके क्या किया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पांडुचेरी और दिल्ली के विधायकों के सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां में शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 89वां संविधान संशोधन तो इंपॉर्टेंट है। 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछे 86 89 में कंफ्यूज नहीं होना है। 86वां जो था वो शिक्षा से था, मौलिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा को। और 89वां संविधान संशोधन में 338 ए जोड़ा गया, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। याद रखिएगा 338 में क्या है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 बी में आपका बैकवर्ड जो है ओबीसी आयोग जो है इसमें शामिल किया गया है। 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15%। काफी महत्वपूर्ण संशोधन था, ये इंपॉर्टेंट है। 51वां संविधान संशोधन जो कि मंत्रियों में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, ये बात कही गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2011 में आया, जिसमें सहकारी समितियों को जोड़ा गया, कोऑपरेटिव को जोड़ा गया, इसमें इंपॉर्टेंट है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा का समझौता हुआ था इसमें। 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2016 में जीएसटी के लिए था, जीएसटी के लिए, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन किसके लिए था? तो 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसमें। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला। 104वां संविधान संशोधन क्या था? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में SC ST के सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई। और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षित सीटों को हटा दिया गया इसमें, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन। 105वें में क्या है भाई? तो 105वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021 में हुआ। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को SEB की सूची तैयार करने की राज्य सरकार की शक्ति बहाल कर दी गई, ठीक है। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दिया गया इसमें, ठीक है। 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2023 में हुआ, जिसमें महिला आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए। महिला आरक्षण कहाँ पे? लोकसभा में महिला आरक्षण, लोकसभा, राज्य विधानसभा और नई दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के सीटों का 33% आरक्षण की बात जो है इसमें की गई थी, ठीक है। महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा में, विधानसभा में। अगला इसमें देखेंगे हम अगर तो संविधान के जो प्रमुख संशोधन है कौन कौन से थे।
तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया, इसमें इसे लघु संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, एकमात्र यही जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1976 में, ये एकमात्र ही संशोधन हो ही पाया अभी तक प्रस्तावना में। ठीक है, एक नए भाग 4 क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो भाग 4 क में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। इसमें कहा गया कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। दूसरा है प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्याख्या की गई भाग 14 क में, जिसमें 323 क और 323 ख जोड़ा गया। इसमें था जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना, CAT बनाया गया, इसमें अन्य ट्रिब्यूनल बनाए गए। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। और अखिल भारतीय विधि सेवा में सृजन की व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था इसमें की गई। ठीक है, तो ये जो था हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन था। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला है पृथ्वी की परपटी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो जो पृथ्वी की परपटी है उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। तो ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिका है 27.72%, एल्युमिनियम है 8.13%, लौह है 5%, कैल्शियम है 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09% और अन्य जो है ये दोनों 4.1% है। तो इसमें पूछता है ऑक्सीजन कितना है, तो 46.60% जो है इसमें जो ऑक्सीजन है। सिलिका जो है 27% है, एल्युमिनियम 8% है। पूछ देगा एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम में सर्वाधिक कौन है, तो एल्युमिनियम है भाई 8.13%। 5% जो है लोहा है, कैल्शियम जो है 3.63% है और सोडियम जो 2.83% है। याद रखिएगा इतना मामला पूरा दिया हुआ है इसमें। अगला 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, वो कौन कौन से हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। वो क्या है, तो राज्य सूची में था ये, जो समवर्ती में ट्रांसफर किया, समवर्ती में भेजा गया। तो विषय कौन कौन से थे, शिक्षा को भेजा गया, जो राज्य में था उसको शिक्षा को समवर्ती में बना दिया गया। समवर्ती में अब राज्य भी कानून बना सकता है और उसके केंद्र भी कानून बना सकता है। शिक्षा पे, जंगल पे राज्य और सेंटर दोनों ही, स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं। बाट और माप, बाट बाटखरा जो राज्य में नाप तोल वाला भाग जो है वो भी समवर्ती सूची में चला गया, समवर्ती में चला गया। जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण जो है ये भी समवर्ती सूची में चला गया और न्याय का प्रशासन जो है समवर्ती सूची में चला गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिक्षा है, जंगल है, बाट और माप है, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण है और न्याय का प्रशासन जो है 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के विषय से निकाल के इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया। महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछ चुका है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मुगल कालीन प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। तो मुगल कालीन प्रमुख अधिकारी में दीवान जो था, इसकी जिम्मेदारी राजस्व और वित्त विभाग संभालना था। वजीर ए तफवीज, तो वजीर ए तफवीज जो था जिम्मे असीमित अधिकार थे इसके जिम्मे। वजीर ए तनफीज जो था इसके जिम्मे सीमित अधिकार थे। दीवाने तन जो था इसकी जिम्मेदारी साम्राज्य की जागीर और वेतन संबंधी कार्यों को देखना था। दीवाने तन। दीवाने बयूतात, तो दीवाने बयूतात जो है शाही कारखानों का अधीक्षक था। दीवाने मुस्तौफी, दीवाने मुस्तौफी ये मुगल काल में आय और खर्च का निरीक्षण करने वाला था। दीवाने मुस्तौफी, ठीक है, दीवाने मुस्तौफी, ठीक है। मीर बख्शी यह मुगल काल के शासन व्यवस्था में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। तो मीर बख्शी जो था मुगल शासन काल में शासन व्यवस्था में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यह सैन्य विभाग का प्रमुख था। सद्र उर्द सुदूर, तो सद्र उर्द सुदूर जो था यह अधिकारी धार्मिक मामले में बड़ा अधिकारी था। ये धार्मिक मामलों में बादशाह के सलाहकार हुआ करते थे। सद्र उर्द सुदूर। काजी उल कुज्जात, काली उज कुज्जात यह प्रांत और नगरों में काजियों की नियुक्ति करते थे। साथ ही बादशाह के राजधानी में नहीं रहने पर यह बादशाह की जगह प्रधान काजी का काम करते थे। मुहतसिब, मुहतसिब क्या था भाई, तो मुहतसिब नैतिक आचरण से संबंधित अधिकारी था। मुहतसिब नैतिक आचरण से संबंधित अधिकारी था। मीर ए आतीस यह तोपखाना विभाग का प्रमुख अधिकारी मीर ए आतीस था। दरोगा ए डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी था। मीर ए बहर यह नौसेना विभाग का प्रधान अधिकारी था। इंपॉर्टेंट है, क्या में पूछा है मीर ए बहर क्या था मुगल प्रशासन में। तो मीर ए बहर जो था, अब समझ लीजिए, ये नौसेना विभाग का प्रमुख अधिकारी था।
इंपॉर्टेंट है ये। मीर ए बर्र, तो मीर ए बर्र जो था वन विभाग का अधिकारी था। फौजदार जो था यह सरकार जिले का मुख्य अधिकारी होता था, जिसके जिम्मे जिले की कानून व्यवस्था थी। अमल गुजार जो था यह जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। इसका नाम लगान वसूलने का काम था। इसका काम जो है कि लगान वसूलेगा ये। बकिया नवीस जो है काफी इंपॉर्टेंट था। बकिया नवीस कई बार एग्जाम में पूछा है। तो बकिया नवीस समाचार लेखक और राज्यों के सभी समाचारों से केंद्र को सूचित करता था। समाचार लेखक था जो राज्यों के सभी समाचार से केंद्र को सूचित करता था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखन था। हरकारा जासूस व संदेश वाहक थे। हरकारा। वितिक्ची दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लेखन करता था। वितिक्ची। भारतीय कष्ट दर्शन में कौन कौन क्या है? तो दर्शन है और उसके प्रवर्तक हैं। तो सांख्य कपिल मुनि है, योग महर्षि पतंजलि है, न्याय महर्षि गौतम है, वैशेषिक महर्षि कणाद है। ठीक है, वैशेषिक कणाद है। पूर्व मीमांसा आचार्य जैमिनी है और वेदांत या उत्तर मीमांसा बादरायण है। उत्तर मीमांसा का बादरायण सबसे बाद में, उत्तर में बाद में। ठीक है, तो सांख्य कपिल मुनि है, योग महर्षि पतंजलि है, न्याय महर्षि गौतम है, वैशेषिक महर्षि कणाद है, पूर्व मीमांसा आचार्य जैमिनी है और वेदांत उत्तर मीमांसा बादरायण है। नोट, महर्षि कणाद ने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों की विवेचना करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की थी। तो महर्षि कणाद ने, जो कि पूर्व मीमांसा नहीं, वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद ने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों की विवेचना में परमाणुवाद की स्थापना की थी। मीमांसा वेदों का शाश्वत मानती है। तो मीमांसा वेदों को शाश्वत मानती है, याद रखिएगा। जो है जो मीमांसा है वेदों को शाश्वत मानती है। विश्व के विभिन्न भागों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से हैं? तो चक्रवात का नाम है और देश है। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरिकेन जो है, हरिकेन यूएसए में आता है। बागियो जो है फिलीपींस में आता है। टाइफून जापान में आता है। टाइफून चीन में आता है। और चक्रवात जो आता है वो भारत में आता है। तो यही इतना ही है, कुल मिला के घालमेल करता है इसी में। ठीक है, अगला, आज़ादी के नए राज्यों का गठन। आज़ादी के बाद जो है नए राज्यों का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960, नागालैंड 1962 13वां संविधान संशोधन, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है ये। मेघालय 1972, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, मिजोरम में 1987 में 53वें संविधान संशोधन द्वारा, अरुणाचल प्रदेश 1987 में 55वां संविधान संशोधन, गोवा 1987 में 56वां संविधान संशोधन, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक है, झारखंड सबसे बाद में बना है, उसके बाद उत्तराखंड बना है, उसके बाद छत्तीसगढ़ बना। उससे पहले मतलब छत्तीसगढ़ सबसे पहले बना है 1 नवंबर में, उत्तराखंड 9 नवंबर को, और 15 नवंबर को 2000 में झारखंड बना है, तेलंगाना 2014 में बना है। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे अधिक पूछता है आपका नागालैंड को। ठीक है, नागालैंड 1962 में 13वां संविधान संशोधन। ठीक है, गुजरात पूछता है तो गुजरात 1960 में है। हिमाचल प्रदेश पूछता है 1971 में। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम पूछता है 1975 में 36वां संविधान संशोधन, मिजोरम पूछता है 1987 में 53वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश 1987 में 55वां संविधान संशोधन, गोवा 1987 में 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक, अगला, केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत अंडमान निकोबार 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके तहत 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, 10वां संशोधन जब हुआ 1961 में, तो दादर नगर हवेली केंद्र शासित के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ। 12वां संविधान संशोधन, गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन जो है, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को। 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव को 2020 में जोड़ दिया गया। 26 जनवरी 2020 को जोड़ के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, नोट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लाका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लाका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के समूह के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1973 में एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसे लक्षद्वीप में बदल दिया गया। ठीक है, अगला, डलहौजी द्वारा व्यापकगत सिद्धांत के जरिए विलय किए गए राज्य।
तो सबसे पहले जो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत में 1848 में सतारा को हड़प लिया, जैतपुर और संबलपुर को एक ही समय 1849 में, बाघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में इसने अपने में शामिल कर लिया। नोट जो इसमें कि अवध का विलय जो है कुशासन के आरोप में 1856 में कर दिया। ठीक है, 1856 में कुशासन के साथ के आरोप में अवध को विलय कर दिया गया। ठीक है, अगला है प्रमुख आयोग और समितियां। तो इसमें प्रमुख समिति और आयोग देख लेते हैं। तो आमीनी समिति बनी थी 1778 ईस्वी में। इस समिति ने अकाल तथा भू राजस्व से संबंधित फरियाद सिफारिशें दी थी। तो आमीनी समिति 1778 में बनी, अकाल से संबंधित थी और भू राजस्व से संबंधित थी। ठीक है, निकोलसन समिति 1892 में बनी। इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मसलों पर सिफारिश दी थी। सहकारी कोऑपरेटिव पे संबंधित 1892 में बनी थी। 1905 में दत्त समिति बनी थी। तो इंपॉर्टेंट है, 1905 में दत्त समिति बनी थी। इस समिति ने वस्तुओं की कीमतों के संबंध में अनुशंसाएं दी थी। दत्त कमेटी, उस समय लॉर्ड कर्जन जो था वायसराय था। मैकलागन समिति 1915 में बनी। मैकलागन समिति, इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश दी थी। तो सहकारी समिति संबंधित है मैकलागन समिति। ठीक है, हालैंड समिति जो थी, हालैंड समिति 1916 में बनी थी। इस समिति ने उद्योग से संबंधित सुझाव दिए थे। हालैंड समिति। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति जो बनी थी 1928 में। इस समिति ने बारदोली में लगान की दरों में वृद्धि को अनुचित बताया तथा 30% के स्थान पर 6.03% की सिफारिश की थी। तो बारदोली में जब बारदौली सत्याग्रह हो रहा था जिसमें सरदार की उपाधि मिली थी वल्लभ भाई पटेल को, उसी वाले की बात कर रहा है ये। लिन लिथिगो आयोग 1928 में बना। इस आयोग ने भारत में भूमि सुधार के संबंध में सुझाव दिए थे। तो लिन लिथिगो आयोग 1928 में बना, भूमि सुधार संबंधित था। व्हिटली आयोग 1929 में बना। तो व्हिटली आयोग था, इस आयोग ने तात्कालिक औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागान श्रम के संबंध में अनुशंसाएं दी थी। सफुर समिति 1934-35 में बनी थी। इस समिति ने मध्यम वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिश दी थी। नियेमर समिति 1936 में बनी। इस समिति ने केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के प्रति सुझाव दिया था। नियेमर समिति। इंडियन स्टेट्यूटरी आयोग का या लेटन आयोग जिसको कहते हैं, इंडियन स्टेट्यूटरी आयोग या लेटन आयोग, इस समिति ने केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे संबंधी सुझाव दिया था। वित्तीय संबंध समिति जो थी या मेस्टन समिति थी, इस समिति ने राजस्व के विभक्त मदों का त्याग करने की आवश्यकताओं पर बल दिया। फासेट समिति बनी थी। इस समिति ने चुंगी तथा वेतन संबंधी सुझाव दिए थे। और क्लाउड आयोग 1940 में बना था। क्लाइड आयोग, ठीक है, क्लाइड आयोग। तो इस आयोग ने तेभागा आंदोलन से प्रेरित था ये आयोग। तो क्लाइड आयोग किस संबंधित था? तेभागा आंदोलन से प्रेरित था। आयोग ने 2/3 हिस्से बटाईदारों को देने की मांग की को उचित ठहराया था कि 2/3 हिस्सा जो है बटाईदारों को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला फैक्ट है इसमें कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं कौन कौन से हैं? तो आलमगीरपुर मेरठ में है, हुलास सहारनपुर में है, मांडी मुजफ्फरपुर नगर में है, बड़ा गांव सहारनपुर में है, मानपुरा जो है बुलंदशहर में है, सनौली जो है बागपत में, इंपॉर्टेंट है ये, चांदपुर जो है बिजनौर में है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही है। ये पूछता है, जैसे सनौली पूछ रहा कहाँ पे, बागपत में है, मानपुरा बुलंदशहर में है, चांदपुर बिजनौर में है, बड़ा गांव जो है सहारनपुर में है, मांडी तो सब जानते हैं मुजफ्फरपुर में है, हुलास को भी जानते हैं और मेरठ को भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। महाजनपद और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो काशी की राजधानी वाराणसी थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजगृह और गिरी ब्रज थी, बज्जी की राजधानी 3 थी, वैशाली, मिथिला और विदेह। ये जो थे ये गणतंत्र थे उस समय पे। मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनगर थी, छेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथीवती थी, छेदी की राजधानी शक्तिमती या सोथीवती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान प्रयागराज वाला क्षेत्र है, कौशाम्बी वाला यहाँ पे। कोसल जो है उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी भाग की साकेत थी और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती थी। पांचाल जो है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है काम्पिल्य थी। सुरसेन जो है मथुरा में था, ठीक है, मथुरा राजधानी थी सुरसेन की। मत्स्य की विकास नगर असमक की पोटन या पाटेली थी, कहाँ पे थी? साउथ इंडिया में था। अवंती, उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, तो महिष्मती थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, कंबोज की हाटक और या राजपुर थी। ठीक है, अगला है, इनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपद का, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो रेबीज जो है, रेबीज लाइसा वायरस से होता है।
चेचक बीरियोल वायरस से चेचक होता है। सामान्य जुकाम जो है राइनो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस जो होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। हेपेटाइटिस वी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। खसरा जो है रूबेला वायरस से होता है। पोलियो वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा है इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए वायरस होता है। इंसेफ्लाइटिस जो है हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। इंसेफ्लाइटिस कंठमाला या मम्प्स जो होते हैं पारामाइक्सो होता है। एचआईवी जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है इससे होता है। ठीक है। वैदिक कालीन नदियां कौन सी हैं? तो सिंधु नदी को इंदुस या इंडस कहते थे। सुतुद्री को सतलुज कहते थे, जो प्राचीन नाम है या वर्तमान नाम है। सरस्वती को सरस्वती ही कहते थे। विपाशा को व्यास कहते थे। ठीक है, व्यास को विपाशा कहते थे। पुरुषुणी नदी को रावी कहते थे। अस्किन को चिनाब चिनाब थी। बीतस्ता जो थी झेलम नदी को बीतस्ता कहते थे। दृश्य जो थी घग्गर नदी थी। गोमल गोमती नदी थी। कुंभा जो थी काबुल नदी थी। कुंभा जो थी वो काबुल नदी को कहते थे। और सुवास्तु जो है स्वात नदी को कहते थे सुवास्तु। सदानीरा गंडक को कहते थे। गंडक नदी जो थी वो सदानीरा उसको कहते थे। वैदिक कालीन प्रमुख शब्दावलियां थी। राजा गुप्ता कहते थे राजा को। अतिथि को गोहंता या गोहन कहते थे। युद्ध को गविष्ठ गेसु या गम्य कहते थे युद्ध को। गाय को अघन्या कहा जाता था। लांगल हल को कहते थे। ब्राजपति जो था चारागाह प्रमुख था। कुलप जो था परिवार का प्रधान को कुलप कहते थे। राजा को गुप्ता कहते थे, याद रखिएगा राजा को गुप्ता। अगला है स्पस को गुप्तचर को स्पस कहते थे। स्पस खिल्ले को चारागाह या पशु चारण योग्य भूमि खिल्ले थी। इंपॉर्टेंट है खिल्ले जो थी कौन सी भूमि थी? तो चारागाह थी। बेकनाट जो है सूदखोर को बेकनाट कहते थे, भी इंपॉर्टेंट है। सूदखोर को बेकनाट कहते थे। कुल्या बड़ी नाली या नहर को कुल्या कहते थे। गव्युति मतलब होते थे दूरी। गव्युति मतलब दूरी। धान या कृत ओसाने वाले के लिए, तो जो ओसाना करता है, जैसे कि जब धान या गेहूं को ओसाया जाता है ताकि भूसा उसमें से अलग हो जाए, हल्की चीज़ें अलग हो जाए उसमें से, तो उसको धान्यकृत कहते थे। धान्यकृत मतलब होता है ओसाना। निष्क ग्रीव था आभूषण को कहते थे। निष्क ग्रीव। तक्षा बदई को कहते थे। बदई को तक्षा कहते थे। धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहते थे। और पतवार को अरित्र कहते थे। पतवार अरित्री नाविक था। जो पतवार जो नाव को कहते थे, नाव को पतवार होती है। और इसको चलाने वाले को अरित या नाविक था वो। पणी जो था व्यापारी था। तो ये जो थी शब्दावलियाँ थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेकनाट पूछा था सूदखोर को कहते थे। ठीक है। लांगल जो होता है हल होता है। गोविष्ठी मतलब होता है युद्ध। ठीक है। पणी मतलब होता है व्यापारी। अगला है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक या निकाय है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत 1999 में स्थापित हुआ था। इसे राम नारायण मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। मुख्यालय हैदराबाद में है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राम नारायण मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे 1999 में इसको बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को स्टैब्लिश किया गया था। मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला है भारत में प्रमुख सूफी सिलसिला एवं भारत में इसके संस्थापक। तो भारत में प्रमुख जो सूफी सिलसिला थे और भारत में किसने इसकी स्थापना की थी उसको देखते हैं। तो सूफी सिलसिला है इधर जो है इसके संस्थापक कौन है उसके बारे में बताया गया है। तो संस्थापक जो है इसके कौन है? तो चिश्ती जो सिलसिला था भारत में इसको जो संस्थापक थे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया था भारत में। सुहरावर्दी का बहाउद्दीन जकारिया, इंपॉर्टेंट है ये, सुहरावर्दी पूछता है, मिलान कराता है। सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय को सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी। तो जिलानी या मोहम्मद जिलानी लिख देगा तभी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कादरी संप्रदाय को मोहम्मद जिलानी या सैयद मखदूम जिलानी। सत्तारी संप्रदाय को शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी को शेख बदरुद्दीन मरकंदी। नक्सवादी को बाकी बिल्लाह। तो नक्सवादी को बाकी बिल्लाह ने। फिरदौसी को शेर बदरुद्दीन समरकंदी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, भारत में स्थापित किया था। तो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी, फिरदौसी और नक्सबंदी बाकी बिल्लाल थे, बाकी बिल्लाल। ठीक है। अगला है सेबी के बारे में है। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1998 को थी, याद रखिएगा। 1998 को हुई थी, 12 अप्रैल 1998। और IRDA का भी देखे थे। IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। इसको 1998 12 अप्रैल 1988 को हो गई थी। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना 1992 में वैधानिक मान्यता दी गई इसको। तो इसका गठन जो हुआ था 1998 में हो गया था, 12 अप्रैल 1998 में हो गया। मगर इसको जो है
वैधानिक जो संस्था कब बनाई गई, तो नरसिम्हन समिति बनी थी 1991 में, उन्होंने सिफारिश दी थी, तो उन्नीस हिसाब से 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका प्राथमिक कार्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना, विनियमित करना शामिल है इसमें। सेबी का अध्यक्ष 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक के लिए बनाया जाता है। ठीक है। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में है। ठीक। अगला है भारत में स्थित प्रमुख घाटियां और राज्य। कौन सी घाटी किस राज्य में भारत में, उसको बताना है। तो घाटी दी हुई है, फिर राज्य दिया हुआ है। तो घाटी है यहाँ पे, तो घाटी है और यहाँ राज्य है। ठीक है। तो मरका घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में है मरका घाटी। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। सुरू घाटी जो लद्दाख में है, तो ऊपर से आ रहे हैं हम लोग, तो लद्दाख में सबसे पहले मरका घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, तीनों मरखा नुब्रा सूरी जो 2 अंक की हैं, दो शब्दों की हैं, तो सब लद्दाख में है। ठीक है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, मलान घाटी हिमाचल प्रदेश में, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में, चंबा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो इंपॉर्टेंट है, पार्वती घाटी, सांगला पूछता है, मलान, सांगला और पांगी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तीनों ही हिमाचल प्रदेश में है। दून जो है उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। सोर घाटी उत्तराखंड में, सोर घाटी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। जोहर घाटी उत्तराखंड में है, तो जोहर पूछता है। धर्मा पूछता है। न्योरा भी पूछता है, न्योरा पश्चिम बंगाल में है, इंपॉर्टेंट है, न्योरा घाटी जो पश्चिम बंगाल में है। धर्मा कहाँ है, उत्तराखंड में है। जोहर घाटी उत्तराखंड में है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में, सोर घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 घाटी, 6 घाटी जो है उत्तराखंड में है। ठीक है। तो दून, फूलों की घाटी, सोर घाटी, नीलांग घाटी, जोहर घाटी, धर्मा घाटी, ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। अगला है न्योरा घाटी जो है पश्चिम बंगाल में है, तो इंपॉर्टेंट है, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में है। यूथांग घाटी पूछा था एक बार, तो यूथांग घाटी सिक्किम में है। जूकू भी पूछ चुका है, जूकू घाटी कहाँ है, तो नागालैंड में है। अराकू घाटी, अराकू कॉफी बनती है, कॉफी उत्पादन होता है यहाँ पे, अराकू, वो आंध्र प्रदेश में है। कंबन घाटी तमिलनाडु में है, तो कंबन तमिलनाडु में है। और साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल में है। सोर घाटी कहाँ पे भाई, तो सोर घाटी जो है उत्तराखंड में है। सोर जो घाटी है वो उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है। यूथांग सिक्किम में है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है, तो इंपॉर्टेंट है। जूकू जो है नागालैंड में है। अराकू आंध्र प्रदेश में है। कंबन तमिलनाडु में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताना है क्या सकते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है 1992 में इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय है। 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में प्रथम आयोग की गठित किया गया था। तो जयंती पटनायक इसकी प्रथम जो फर्स्ट जो थी अध्यक्ष थी। 1992 में इसका जब गठन हुआ था, सबसे पहली जो अध्यक्ष थी जयंती पटनायक थी। इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 5 अन्य सदस्य शामिल इसमें होते हैं। प्रमुख कार्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों को समीक्षा करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतियों और मामलों पर सरकार को सलाह देना इसमें शामिल है। इससे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है ब्रिटिश काल में बने प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं। तो कैंपबेल आयोग था, अकाल के लिए था, 1866 में बना था। स्टैची कमीशन जो बना था अकाल के लिए बना था, 1878 में बना। बेल्बी आयोग बना था 1895 में, व्यय से संबंधित था। लॉयल आयोग पूछता है, अकाल के लिए बना था 1996 में। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में बना था, अकाल के लिए। मैकडोनल्ड आयोग पूछता है कब बना था, तो 1900 ईस्वी में बना था, अकाल के लिए था। कोलिस्टन स्टॉक मानक्रिफ आयोग 1901 में सिंचाई के लिए बना था। तो मानक्रिफ आयोग किसके लिए बना था, सिंचाई के लिए बना था, लॉर्ड कर्जन ने बनाया था इसको। एंड्रूज फेजर आयोग जो था 1902-03 में पुलिस के लिए बना था, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम पूछ चुका है। थॉमस रॉबर्टन आयोग जो था 1901 में रेलवे के लिए बना था। ठीक है, तो कोलिन स्टॉक मानक्रिफ आयोग जो था सिंचाई के लिए। थॉमस रॉबर्टसन आयोग रेलवे के लिए। एंड्रूज फेजर आयोग जो था पुलिस के लिए। बटरल समिति 1927 में बनी थी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने के लिए। बटरल समिति 1927 में बनी थी, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। तो एंड्रूज फ्रेजर और बटरल समिति बार बार पूछता है, याद रखिएगा। या लॉयल आयोग भी पूछता है, लॉयल आयोग अकाल के लिए था। बेल्बी आयोग व्यय के लिए, बेल्बी व्यय से संबंधित था बेल्बी। स्टैची कमीशन भी पूछता है, अकाल के लिए था। और कैंपबेल आयोग जो था अकाल के लिए था। तो 1866 में बना कैंपबेल, स्टैची 1878 में, बेल्बी 1895 में व्यय के लिए बना। लॉयल आयोग 1896 में अकाल के लिए बना। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में अकाल के लिए बना। और मानक्रिफ्ट आयोग 1901 में सिंचाई के लिए। रॉबर्टसन आयोग बना 1901 में रेलवे के लिए। फेजर आयोग पुलिस के लिए। बटरल समिति ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध कैसे सुधारा जाए उसके लिए बना था। मुगलकालीन साहित्य, तो मुगलिया जो साहित्य हैं, तो साहित्य हैं उसके लेखक हैं। तो बाबरनामा बाबर ने ही लिखा है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा।
अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। मुतखात अत तवारिख बदायूनी ने लिखा है। हुमायूं नामा जो है बेगम गुलबदन बेगम ने लिखा है। पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी लिखे हैं। ताजुल नासरी जो है हसन निजामी द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट है, ताजुल नासरी हसन निजामी लिखे हैं। कानून ए हुमायूनी ख्वानदमीर ने लिखा है इसको। तबकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। नुक्सा ए दिलकुशा भीमसेन लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। नुक्सा ए दिलकुशा भीमसेन ने लिखा है इसको, ठीक है, भीमसेन। नुक्सा ए दिल कुशा तारीख शेर शाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा है। तोहफाए अकबर अब्बास खां सरवानी का है। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखे हैं। सियार उल मुतखरीन जो है गुलाम हुसैन लिखे हैं। अलमे सालेह मोहम्मद सालेह लिखे हैं। शाहनामा जो है इनायत खान लिखा है, इंपॉर्टेंट है, शाहनामा इनायत खान लिखा है। इकबाल ए जहांगीरी मोतमिद खां लिखे हैं। इकबाल ए जहांगीरी मोतमिद खान लिखे हैं। चहार चमन जो है चंद्रभानु ब्राह्मण लिखे हैं। चहार चमन बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, चहार चमन। फुतुहात ए आलमगीरी हैं, ईश्वर दास लिखे हैं। देखिए, चमान चहर, फुतुहात ए आलमगीरी और भीमसेन, ये तीनों की जो है लगातार 2 साल पूछा है, ठीक है। इकबालनामा इकबालनामा ए जहांगीरी, इकबालनामा ए जहांगीरी मोतमीद खान लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। चहार चमन चंद्रभान ने लिखा है और फुतुह ए आलमगीरी ईश्वर दास लिखे हैं। सियार उल मुख्तरीन जो है गुलाम हुसैन, इनको याद रखिएगा। सरवानी दो बुक लिखे हैं। एक तारीख है शेरशाही अब्बास खां सरवानी और तोहफाए अकबर अब्बार खां सरवानी लिखे हैं, ठीक है। ये पूरा मामला इनका है। अगला कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना 1997 में ट्राई एक्ट 1997 के तहत स्थापित की गई थी। यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय है। इसके 1 सदस्य, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक होते हैं, जो पहले पूरा हो जाए। कार्य है टैरिफ के निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में ट्राई का, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई जो है, इसके बारे में इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत 2008 में की गई थी। 2006 अधिनियम आया था, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष जो है 3 साल या 65 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। 22 अन्य सदस्य इसमें हैं जो कि 3 साल या 62 ईयर तक रहते हैं, जिनमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए इसमें। तो 1/3 महिलाएं आवश्यक है। कार्य इसका क्या है? तो कार्य है खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करना, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनका निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करता है। इसका भी हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, फसाई का, ठीक है। अगला है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो एमीटर का उपयोग क्या होता है भाई? तो एमीटर का जो उपयोग है विद्युत धारा मापने में होता है। एनीमोमीटर का उपयोग वायु वेग मापी, तो एनीमोमीटर जो है वायु वेग को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापित यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। क्रोयोमीटर जो है अति निम्न ताप को मापने के लिए क्रायोमीटर है, ठीक है। तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, एनीमोमीटर जो है वायु मापने के लिए। एनीमो याद रखिएगा, एनीमोमीटर जो है वायु वेगी मापने के लिए, वायु वेग मापने के लिए। क्रेस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। जब यांत्रिक ऊर्जा घूमने वाली ऊर्जा को या कुछ चलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। फायदोमीटर सागर की गहराई मापने के लिए युक्त होता है, फायदोमीटर। जायरोस्कोप जो है कोणीय वेग मापने के लिए, जायरोस्कोप इंपॉर्टेंट है ये। जायरोस्कोप किस लिए होता है? तो कोणीय वेग को मापने के लिए। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर जो होता है द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है। तो द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला या मापन करने वाला यंत्र है। तो हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। काइमोग्राफ क्या होता है? तो काइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकित करने वाला उपकरण है काइमोग्राफ, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता को मापता है और हाइड्रोमीटर जो होता है वो घनत्व को मापता है। और क्राइमोग्राफ जो होता है विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के परिवर्तन तथा ग्राफ में रेखांकन करने वाला एक उपकरण है। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए अपेक्षित घनत्व का मापन करता है।
लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है, लक्स मीटर। मैनोमीटर जो है द्रवों और गैसों के दाब का मापने वाला होता है, मैनोमीटर। पिक्नोमीटर जो होता है द्रव के विशिष्ट गुरुत्वों का मापन करने वाला यंत्र है, द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र जो है पिक्नोमीटर है, पिक्नोमीटर। द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करता है, इंपॉर्टेंट है पिक्नोमीटर। पाइर 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 हीलियोमीटर, पाइर हीलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र है, पाइर हीलियोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को मापन हेतु बनाया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापन हेतु बनाया जाता है। स्टेथोस्कोप जो है हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र होता है, स्टेथोस्कोप। पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी होता है, पायरोमीटर विकिरण तापमापी होता है। सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंग को मापन करता है। रिंगेलमैन स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिंगेलमैन स्केल धुआं को मापने वाला यंत्र है। रिएक्टर पैमाना भूकंपी तीव्रता को मापता है। रेक्टिफायर जो होता है एक वैद्युत युक्ति है जो कि प्रतिवर्ती धारा को या अल्टरनेटिव करंट को, एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है, तो रेक्टिफायर होता है वो। रेक्टिफायर क्या करता है, तो एसी करंट को डीसी में बदल देता है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है, रेक्टिफायर। ठीक है। अगला है प्रमुख हीनताजन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है, तो लौह की कमी से होता है एनीमिया, रक्त क्षीणता। ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है आयोडीन कमी से। मरेस्मस दीर्घकालिक उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव हो जाता है, तो उसमें मेरेस्मस हो जाता है। क्वासियोरकर प्रोटीन की अल्पता से क्वासियोरकर हो जाता है। ठीक है। मुर्गियों में रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, मुर्गियों में रिकेट्स हो जाता है। मवेशियों का मैड काऊ रोग प्रायंस नामक प्रोटीन के कारण होता है, तो प्रायंस नामक प्रोटीन के कारण होता है मवेशियों में मैड काऊ रोग। मुर्गियों में रिकेट्स डी की विटामिन डी की कमी से। क्वासियोरकर जो बीमारी है वो प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है। खनिज की कमी से होने वाला रोग, तो खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भाई, तो खनिज की कमी से होने वाले रोग में देखते हैं, तो खनिज है कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो भांगुर हड्डियां, अत्यधिक रक्त स्राव होता है। फास्फोरस की कमी से खराब दांत और हड्डियां होती हैं। लोहा की कमी से खून की कमी। आयोडीन की कमी से घोंघा रोग, बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि। तांबा की कमी से कम भूख लगता है और मंद विकास होता है तांबे की कमी से। ठीक है। अगला कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा। एपीडा के बारे में बताना है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में एपेडा एक्ट द्वारा हुई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय है एपेडा। इसने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद का स्थान लिया है इसने, एपेडा ने। ठीक है। तो प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन प्राधिकरण का यह परिषद का स्थान लिया है एपेडा। अगला इसमें कि यह जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन निकायों की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो यह जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन निकायों को मान्यता के लिए कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी यह कार्य करता है। तो एपेडा क्या करता है, तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जो प्रमाणन होता है, प्रमाणन निकायों की मान्यता के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का भी सचिवालय का काम करता है। इसका कार्य है कृषि निर्यात सेवाएं प्रदान करना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रमुख मेडिकल उपकरण कौन से हैं, तो ईईजी जो होता है मस्तिष्क संबंधी है, ईसीजी है हृदय से संबंधित है, ईएमजी मांसपेशियों से संबंधित होता है और ईओजी आंखों से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा इसको, ईईजी मस्तिष्क संबंधित है, ईसीजी हृदय संबंधित है, ईएमजी है मांसपेशियों से संबंधित है, ईओजी जो है आंख से संबंधित है। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, तो पहला है युद्ध दिया है और किसके बीच लड़ा गया है, तो सर ए पुल का युद्ध। सर ए पुल का युद्ध 1502 में बाबर और सैबानी खां द्वारा लड़ा गया था। सर ए पुल का युद्ध 1502 में बाबर व सैबानी खां द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान महमूद लोदी के बीच में हुआ। घाघरा का युद्ध, तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर लेके घर चला गया, तो यही वाला मामला है। तो बाबर और सैबानी खां के बीच में सर ए पुल का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ।
खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच, चंदेरी का युद्ध बाबर व मेदिनी राय के बीच, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान महमूद लोदी के बीच हुआ। अगला है इसमें भारतीय चुनाव आयोग। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में की गई है। चर्चा जो है अनुच्छेद 324 में की गई है। प्रारंभ में यह एक सदस्यीय निकाय था, परंतु 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय निकाय जो है बना दिया गया। ठीक है। इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन भत्ते समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 6 वर्ष या 65 वर्ष है, जो भी पहले हो जाए। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू जो प्रक्रिया है वही उसी प्रक्रिया से उसको हटाया जाएगा। जबकि अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, अन्य 2 आयुक्तों को। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे? तो बाबर के द्वारा लड़े गए हमने देख लिया कि बाबर ने कौन कौन युद्ध लड़ा था। खानवा, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। एक कौन था? सर ए पुल का युद्ध लड़ा था। ठीक है। तो ये 4 युद्ध लड़ा था वो। बाकी हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन कौन सा? तो देवराय का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच महमूद लोदी के बीच 1532 में लड़ा गया। देवरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। देवरा का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच जो महमूद लोदी था उसके बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर सूरी के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध। देवरा का युद्ध जो है 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो था 1540 में हुमायूं और शेर सूरी के बीच हुआ था। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 2 युद्ध हुआ था। सर हिंद का युद्ध जो 1955 में हुआ था, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में 1555 में सर हिंद का युद्ध हुआ था। तो देवरा का युद्ध पूछे अगर तो 1932 में, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं 1540 में, बिलग्राम या कन्नौज, और सर हिंद का युद्ध 1955 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में लड़ा गया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है कि इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई। ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 आया था और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसे हिंटल यंग कमीशन की सिफारिश पर, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते थे, स्थापित किया गया था। तो हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसी दिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसी दिन पारित हुआ था 1949 में। ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इसका। संरचना इसकी है कि पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर इसके 4 साल हेतु इसमें नियुक्त होंगे। तो पूर्णकालिक गवर्नर एक होता है और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर 4 साल के लिए होते हैं। कार्य इसका कहता था नोट जारी करना, 1 रुपये का छोड़ के। भारत सरकार का बैंक है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, क्रेडिट का नियंत्रण करता है, विदेशी मुद्रा भंडारण करता है और राज्यों का भी बैंक है। ठीक है। ठीक है। तो ये सब मुख्य कार्य इसका दिया हुआ है। और जो है ये बैंकों का रेगुलेशन भी करता है, बैंक का रेगुलेशन भी करता है ये। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर कोलकाता में है था, मतलब प्रारंभ में कोलकाता में था, परंतु 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। अगला है विदेशी यात्री। किसके समय कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था 302 से 398 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था मेगास्थनीज। फाहियान आया था 405 से 411 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। सु युंग इसका शासक स्पष्ट नहीं है, 515 से 520 ईस्वी में सुंग युंग आया था। वेन सॉन्ग जो आया था हर्षवर्धन के समय आया था 630 से 645 ईस्वी के समय। इति सिंह आया था 671 से 695, स्पष्ट नहीं है इसका कि शासक कौन था उस समय। ठीक है। वेन सांग जो है तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। वेन सांग। तो मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और सुयुंग का शासक स्पष्ट नहीं है। वेन सांग उसके बाद आया हर्षवर्धन के समय। इति सिंह सबसे लास्ट में आया था 671 से लेके 695 के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है, उनका क्रोनोलॉजी पूछता है तो याद रखिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, सुन युंग का स्पष्ट नहीं है, वेन सांग है हर्षवर्धन के समय, इति सिंह स्पष्ट नहीं है इसका कौन था उसके समकालीन राजा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताना है। तो इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं। जो इन 8 सदस्यों में 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 जो है मानित सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति अध्यक्ष की। इसका अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रति वर्ष सौंपती है। राष्ट्रपति को नहीं सौंपती, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को नहीं सौंपती है अपनी रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपती है, केंद्र सरकार को सौंपती है, याद रखिएगा। कार्य है मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका। अगला है, मुगल काल में आए प्रमुख यात्री कौन से थे? तो यात्री देश और शासक हैं। तो मुगल काल में सबसे पहले एंटोनियो मोसेराट आया था, पुर्तगाल का था। एंटोनियो मोसेराट अकबर के समय आया था। राल्फ फिंच जो ब्रिटेन का था वो अकबर के समय आया था, राल्फ फिंच। तो अकबर में 2 आए थे। एंटोनियो मोसेराट पुर्तगाल का था, अकबर के समय आया था। राल्फ फिंच ब्रिटेन का था, अकबर के समय आया था। कैप्टन हॉकिंस था ब्रिटेन का, जहांगीर के समय आया। थॉमस रो ब्रिटेन का था, जहांगीर के समय आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो था जहांगीर के समय आया था, डच था ये। पित्रो डेलावले इटली का था, जहांगीर के समय आया था। जहांगीर के समय 4 लोग आए थे। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया, थॉमस रो सेकंड आया, फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो डच था वो भी आया, और इटली से आया था पित्रो डेलावले इटली का था, वो आया। शाहजहां के समय 2 आए, पीटर मुंडी ब्रिटेन का और ट्रेबनियर इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो पीटर मुंडी और ट्रेबनियर जो है शाहजहां के समय आए थे, और शाहजहां और औरंगजेब के समय बर्नियर आया था फ्रांस का, ठीक है। मनुची जो विदेशी वेनिस इटली से आया था, वो शाहजहां के समय आया था। तो शाहजहां के समय कितने आ गए भाई? 1 2 3 4 लोग शाहजहां के समय आए थे। जहांगीर के समय 4 लोग आए थे, अकबर के समय 2 लोग आए थे। तो अकबर में पुर्तगाल से आया था मोसेराट। राल्फ फिंच अकबर के समय आया था, ब्रिटेन का था। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन का था, जहांगीर के समय आया। थॉमस रो ब्रिटेन का था, जहांगीर के समय आया। फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो था डच था, जहांगीर के समय आया। पित्रो डेलावले इटली का था, जहांगीर के समय आया। और शाहजहां के समय पीटर मुंडी, ट्रेबनियर, बर्नियर फ्रांस का था, शाहजहां प्लस औरंगजेब दोनों इससे थे। फिर मनुची था इटली का था, ये भी आया था शाहजहां के समय, ठीक है। चोलकालीन प्रमुख शब्दावलियाँ क्या थी? तो चोलकालीन जो प्रमुख शब्दावलियाँ थी, बेल्लार जो था खेतिहर समूह को बेल्लार कहते थे। कन्यू दैयार भूस्वामी किसान था। तो बेल्लार जो है बड़े जो कृषक थे उनको बेल्लार कहते थे, बड़े कृषक बेल्लार थे। कन्यू दैयार भूस्वामी किसान थे। उलुकुड़ी किराए के किसान थे, उलुकुड़ी। पेरुदन जो थे शीर्ष अधिकारी थे। सिरुतरम जो थे कनिष्ठ अधिकारी थे। कासू जो थे स्वर्ण मुद्रा थी। कासू क्या थी पूछ सकता है कि जो चोलकालीन कासू क्या था? तो स्वर्ण मुद्रा थी कासू। गौड़ क्या थे? किसान थे। नेताल जो थे अनिवार्य श्रम था, नेतार अनिवार्य श्रम। कासू क्या था? स्वर्ण मुद्रा थी कासू, ठीक है। नगरम था बाजार एवं व्यावसायिक केंद्र था, नगरम। अगला है इसमें कि इरिवीरपात्नम संरक्षित व्यावसायिक कस्बा था। इरिवीरपत्तानम, ठीक है, संरक्षित व्यावसायिक कस्बा था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला संगमकालीन राजवंश था शासक। तो संगमकालीन राजवंश में पांड्य था। इसका जो शासक था नेडुजेलियन प्रथम और नेडुजेलियन द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट शासक थे पांड्य साम्राज्य के। चोल के थे, करिकल था, टोड इमन था, इलान दिरयान था, करिकल को हम कहते थे, क्या कहते थे, ठीक है। तो करिकल था, तोई अमन था, इलान दिरयान था, ठीक है। शेर जो था उदीयंग रीजल था, नेदू जीरन आदन था, और सेन गुट्टवन था। सेन गुट्टवन को लाल चोर भी कहते थे, लाल चेर सेन गुट्टवन को, ठीक है। उदयन जीरल, नेदू जीरल आदन और सेन गुट्टवन, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 में इसको स्थापित कर दिया गया था। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर हम नाबार्ड की स्थापना किए थे। वर्तमान में भारत सरकार इसका 100% हिस्सेदार है। कार्य था ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना इसका कार्य है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जो है, इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। संथानम समिति की सिफारिश पे 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प से बना है। कोई ये जो है
वो नहीं है, वैधानिक निकाय नहीं है। वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो यह संवैधानिक वैधानिक निकाय नहीं है, न संवैधानिक न वैधानिक है। अब वर्तमान में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आ गई है, याद रखिए कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आ गई है। अब पहले गृह मंत्रालय था, अब कार्मिक मंत्रालय है। यह अपनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है, सीबीआई। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, याद रखना है। अगला है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा, समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा के बारे में। एमपेडा एक्ट 1972 में बना, 24 अगस्त 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन यह वैधानिक निकाय है। उद्देश्य इसका कि भारत में समुद्री खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय जो है कोच्चि, केरल में है। राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? राजा राम मोहन राय की प्रमुख पत्रिकाएं थी तुहफत उल मुवाहिदीन, फारसी में थी, 1804 में लिखे थे इन्होंने। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, अंग्रेजी में थी, 1820 में लिखा था इन्होंने। संवाद कौमुदी, बंगाली में थी, 1821 में। मिरात उल अखबार फारसी में था, 1822 में। ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में थी, 1822 में। बंगदूत बंगाली में था, 1830 में। ठीक है, तो ये जो था याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि तुहफत उल मुवाहिदीन फारसी में थी, प्रिसप ऑफ जीसस अंग्रेजी में था, 1820 में। संवाद कौमुदी बंगाली में थी, 1821 में। मिरात उल अखबार फारसी में था, 1822 में। ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में थी, 1822 में। और बंगदूत था, 1830 में उन्होंने लिखा था। तो इंपॉर्टेंट है, बंगदूत इन्हीं का है, ब्राह्मणिकल मैगजीन इन्हीं की है, मिरात उल अखबार तो इन्हीं का है, संवाद कौमुदी इन्हीं का है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्हीं का है। तुहूत उल मुवाहिदीन को एकेश्वरवादियों का एक उपहार या गिफ्ट ऑफ मोनोथेटिक्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पहली कृति भी थी है। कौन? तो फुतूह उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथेस्टिक। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बताना है क्या है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक्ट 2002 के तहत 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। वैधानिक निकाय राघव समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था इसको, वैधानिक निकाय है ये। राघव समिति की सिफारिश से बना था प्रतिस्पर्धा आयोग, इंपॉर्टेंट है राघव समिति। इस आयोग में अध्यक्ष, न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं, जिसमें कैबिनेट ने घटाकर 3 सदस्य कर और 1 अध्यक्ष कर दिया है। कैबिनेट मंत्रालय ने इसको कैबिनेट ने इसको कम कर दिया, 3 सदस्य कर दिया और 1 अध्यक्ष कर दिया है। पहले था अध्यक्ष था और न्यूनतम 2 सदस्य, वो अधिकतम 6 सदस्य थे, जिसे कैबिनेट ने घटाकर 3 सदस्य कर दिया है और 1 अध्यक्ष कर दिया है इसमें। ठीक है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, नियुक्ति जो होती है केंद्र सरकार द्वारा होती है। कार्य इसका है प्रतिस्पर्धा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले काम को करना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगला है प्रमुख एंजाइम और उसके कार्य क्या हैं। तो प्रमुख एंजाइम उसके कार्य क्या हैं? तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? तो लाइसोजाइम निकलता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारता है। और एमिलेज निकलता है जो स्टार्च के पाचन में आवश्यक होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथि है वहाँ से निकलता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारने का काम करता है और एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च पाचन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन निकलता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन निकलता है जो प्रोटीन का पाचन बच्चों में करता है, रेनिन। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन भी प्रोटीन का पाचन करता है मगर बच्चों में करता है। पैनक्रियाज से निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज निकलता है, वसा का पाचन करता है, पैनक्रियाज से निकलता है। और इसका जो है इसी में एक है इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन जो है लैंगर हैश कोशिका के बीटा कोशिका से निकलता है। लैंगर हैश की बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, अगला है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो था 15 मार्च 1950 को बना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की सिफारिश केसी नियोगी द्वारा की गई थी। संविधान एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय था। यह केवल सलाहकारी संस्था थी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। गुलजारी नंदा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। गुलजारी नंदा जो थे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे पहले। अशोक चंद्र ने इसे भारत की आर्थिक कैबिनेट की संज्ञा दी थी। अशोक चंद्र ने इनको आर्थिक कैबिनेट की संज्ञा दी थी। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। इसका जो 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग से परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, अगला है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड के बारे में है। नाफेड क्या है? तो यह कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है। इंपॉर्टेंट है ये। यह कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
नाफेड ऑपरेशन ग्रीन के तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। नाफेड ऑपरेशन ग्रीन को लागू करने वाली एक जो नोडल एजेंसी है। कार्य इसका कृषि, बागानी, वन उपज विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा देना और विकसित करना इसका लक्ष्य है। कृषि मशीनरी, उपकरणों और अन्य आदानों का वितरण, अंतर राज्य आयात और निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना इसका कार्य है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष में की जाती है। हर 5 वर्ष में की जाती है। एक संवैधानिक संस्था है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में बना था, 1951 में बना था, केसी न्योगी की अध्यक्षता में बना था। अब तक 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। कार्य है इसका केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना और टैक्स का बंटवारा करना। तो वेटलैंड दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को, ठीक है। वान कन्वेंशन किसके लिए है? वान कन्वेंशन तो यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। इसे 1979 में अपनाया गया और 1983 में लागू किया गया। तो कहने का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी जो कि प्रवासी प्रजातियां होती हैं, उनके लिए ये संरक्षण है। तो वान कन्वेंशन आपसे पूछे तो आप समझ जाइएगा, जो माइग्रेटरी स्पीसीज जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो भारत में आते हैं, तो साइबेरिया से उड़ते हुए भारत में आते हैं, पंछी होते हैं, भारत में जो पहुंचते हैं, तो उनका संरक्षण किया जाए, उसके लिए ये वान कन्वेंशन है। 1779 में अपनाया गया था और लागू 1979 में अपनाया गया, लागू 1983 में किया गया। अगला है वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1985 में अपनाया गया और 1988 में लागू किया गया। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ओजोन परत संरक्षण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल था, जिसको 1987 में अपनाया गया और 1989 से इसको लागू किया गया। तो 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था इसको, तो इसीलिए दिन 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1994 से मनाया जा रहा है। 1994 से जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अपनाने के लिए बात किया था कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाएंगे। क्या कारण था 16 सितंबर को चुनने का? तो 16 सितंबर को ही यह जो कानून है, अपना प्रोटोकॉल है, अपनाया गया था इसीलिए। बेसल कन्वेंशन क्या है? तो बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है। ये 1989 में अपनाया गया था और 1992 से लागू हो गया था। तो खतरनाक अपशिष्ट क्या हो सकते हैं? जैसे कि ई वेस्ट हो गए, ई वेस्ट हो गए, और जो अस्पताल के कचरा हो गया, अस्पताल कचरा, ठीक है। और ऐसे वेस्ट जैसे हमारे न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट। तो ऐसे जो खतरनाक अपशिष्ट हैं, जिन जिन जो क्या कहते हैं, बड़े जो देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, अपने देश में इसको निपटान ना करके वो लोग जैसे अफ्रीका हो गया, इंडिया की तरफ, एशिया के देश हो गए, इनमें लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, भेज देते हैं इनको, सीमा पर भेज देते हैं, अपने देश के बाहर भेज के वहाँ डंप कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इनसे है खतरनाक जो ई वेस्ट है, इससे खतरनाक जैसे बीमारियां फैलती हैं, अस्पताल कचरे से बीमारियां फैलती हैं, न्यूक्लियर जो भी अपशिष्ट है उससे भी बीमारियां फैलती हैं। तो इन सबको नियंत्रित करने के लिए बेसल कन्वेंशन अपनाया गया था 1989 में और 1992 में लागू हो गया था। तो खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों को नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है। बेसल कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ये मिलान करवाता है। अगला है जैव विविधता पर कन्वेंशन, तो CBD, जैव विविधता पर कन्वेंशन, तो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 1992 में अपनाया गया था, 1993 से लागू हो गया था। भारत में जो जैव विविधता पर कानून बना था 2002 में बना था। तो इंडियन जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बना था, ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत में इसको अपनाया गया था, मगर जो वैश्विक स्तर पर इसको 1993 में से ही लागू किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। 1997 में अपनाया गया था, 2005 में इसको लागू किया गया था। रॉटरडैम कन्वेंशन, तो भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। जैसे कुछ खतरनाक रसायन है, जैसे अमोनिया हो गया, लेबनान के जो पोर्ट में ब्लास्ट हो गया, देखिए कितना खतरनाक तरीके से पूरा जो है लेबनान ही तबाह हो गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक जो रसायन हैं और कीटनाशक हैं, उनके पूर्व सूचना सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। कि मतलब कि इसका जो है व्यापार अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए कन्वेंशन बनाएगा कि नहीं, इसको क्या क्या इसके प्रोसीजर होंगे, क्या क्या इसके सेफ्टी नॉर्म्स होंगे, किस तरह से इसको ट्रांसफर किया जाएगा और व्यापार करने दिया जाए कि नहीं दिया जाए, किसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, इसके लिए रॉटरडैम कन्वेंशन है। 1998 में अपनाया गया, 2004 में इसको लागू किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कार्टेजोना प्रोटोकॉल है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है, ठीक है। जैव विविधता पर ही कन्वेंशन है कार्टेजोना प्रोटोकॉल, 2000 में अपनाया गया, 2003 में लागू किया गया। अगला है स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POP से संबंधित है ये।
तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक होते हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं और खाद्य श्रृंखला में घुस के ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित होते हैं। ये शरीर में प्रजनन संबंधी खतरे, कैंसर समस्याएं, प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता, तंत्रिक संबंधी विकार पैदा ये करते हैं। तो इस तरह के जो भी पदार्थ हैं, इस तरह के जो भी पदार्थ हैं, उनके उनसे संबंधित ये प्रोटोकॉल है। 2001 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसको अपनाया गया था और 2004 में इसको लागू कर दिया गया था। तो उस तरह के जो रसायन हैं या उस तरह से जो संबंधित जो भी पदार्थ हैं, उनका जो है व्यापार किस तरह से करना है, किस तरह से उनको रोकना है, उसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है। अगला है नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल क्या है? यह एक अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित है। 2010 में अपनाया गया, 2014 से लागू किया गया। तो नगोया प्रोटोकॉल क्या है? तो नगोया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हल्दी है, तो हल्दी उड़ीसा में मान लीजिए किसी जिले के जो भी जनजातीय लोग हैं, हल्दी का उन्होंने कुछ विशेष प्रकार की हल्दी है जिसका हम दवाई में यूज कर सकते हैं, औषधि में यूज कर सकते हैं। तो उस हल्दी को कोई कंपनी खरीद के ले जा रही है और वहां से खूब प्रॉफिट कमा रही है, खूब प्रॉफिट कमा रही है। तो इस प्रॉफिट का हिस्सा जो है अनुवांशिक संसाधन है ना हल्दी, इसका जो हिस्सा है प्रॉफिट का, इसको जो जनजातियों ने संरक्षण किया है, जिन व्यक्तियों ने इसका संरक्षण किया, उसको भी इसका जो प्रॉफिट है उसको जाना चाहिए। उसी 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 के लिए नगोया प्रोटोकॉल बना था, 2010 में अपनाया गया था, 2014 से लागू हो गया है ये। ठीक है। मिनी माता कन्वेंशन क्या है भाई? तो पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए मिनी माता कन्वेंशन बनाया गया था, 2013 में अपनाया गया, 2017 से लागू किया गया। अगला है किगाली समझौता। तो ओजोन क्षरण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके 2016 में अपनाया गया और 2019 से लागू है ये किगाली समझौता। ठीक है। तो ये बेसिक कन्वेंशन थे। तो इसे भी एग्जाम में पूछता है, मिलान करवाता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।